हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप ऑफिसर बनने के लिए निरंतर प्रयास हो रहे होंगे, कर रहे होंगे। और इस समय हम लोग एक बार फिर से मिल रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग चैप्टर 4 तक कर चुके हैं। चैप्टर 4 में आप देख लो क्या कर चुके हो, टॉपिक का नाम क्या है। तो चैप्टर 4 में हम लोगों ने भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी पढ़ाते वक्त ये इसकी साइज थोड़ी सी कम कर लेते हैं, देखते। तो ये चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो विस्तार है वो पढ़ चुके हैं। इसका पूरा का पूरा अच्छे से बैकग्राउंड सहित मैं डिटेल में आपको करा चुका हूँ। ठीक है, आज क्या पढ़ाएंगे हम आपको वो देख लीजिए। तो अगला नेक्स्ट चैप्टर जो होगा चैप्टर 5, यहाँ से ये चैप्टर 5 आपको पढ़ना है। और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? सारी आर्थिक नीतियाँ, जैसे अस्थाई बंदोबस्त, महलबाड़ी है, रैयतबाड़ी है, या इजारेदारी व्यवस्था, फार्मिंग लॉ है, ठीक है, या होम चार्जेज क्या होते हैं, ठीक है, या धन का निष्कासन सिद्धांत क्या है। ये सारी बातें इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। माने अगर एग्ज़ाम्स के लिहाज से कहें तो ये बहुत चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो चैप्टर 5 देख लीजिए बाई, मतलब ये कहाँ से कंटेंट हम कर रहे हैं वो आप जानते हैं, दृष्टि आईएएस के क्विक बुक से पूरी की पूरी। अब उस बुक को, मतलब उस बुक में कुछ नहीं बचा है, थियरी भी, यहाँ तक कि मैं क्या करता हूँ पृष्ठभूमि में कहीं बता देता हूँ, कहीं उसके जो बैकग्राउंड में बता देता हूँ। ठीक है, तो जो है थियरी भी बता देता हूँ, बाकी जो फैक्ट हैं जो पेपर में आते हैं, किसी भी लेवल के पेपर में आए, चाहे ग्रेजुएट लेवल के पेपर, चाहे आर ओ में दे रहे हों, चाहे पीसीएस दे रहे हों, चाहे बीईओआई का दे रहे हों, चाहे एलटी का दे रहे हों, एलटी ग्रेड का दे रहे हों, या अन्य किसी भी एग्ज़ाम्स किसी भी आयोग का दे रहे हों जिसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री आती है, तो मैं कोशिश करके आपको बहुत अच्छी पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। लिख करके, लिखना एक कठिन काम होता है, लेकिन जब ठान लिया तो ठान लिया। मैं पूरी पॉलिटी लिख करके दे दिया, हिंदी पूरी लिख करके दे दिया आर ओ की, तो अब मेंस में क्यों छोड़ दूँ? तो मेंस की हिंदी भी करा दूँगा, वोकैबुलरी करा ही रहा हूँ। तो आर ओ का पूरा मेंस भी करा दूँगा। पीसीएस का जल्दी मेंस उसका भी स्टार्ट करूँगा जब भी होगा। तो हम लोग चैप्टर 5 देखते हैं। ठीक है, तो किसी भी एग्ज़ाम में, पेट में, किसी में जहाँ भी मॉडर्न हिस्ट्री आती है वो अपना टॉपिक देख करके आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चैप्टर 5 देखो क्या लिखा है। चैप्टर 5 एक समरी देख लो आप क्या पढ़ने वाले हैं, तो ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। देखो ये है आपका सारे फार्मूला, किस तरीके से फ्रेम है ये देख लो आप। ठीक है, फ्रेम बहुत अच्छे से करता हूँ क्योंकि आप जानते हो कि 6 बार मेंस लिखने का अनुभव है। तो मेंस का फॉर्मेट लेता हूँ, प्री का क्वेश्चन लिखता हूँ, तो इस तरीके से थोड़ा सा एग्रीगेशन हो जाता है, जिससे एक अच्छा व्यू आता है, पढ़ने में भी ठीक लगता है, समझ में भी अच्छा होता है। तो ये छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए, हम जैसा कि कहते हैं कि एज ए ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम रिलैक्स मोड में पढ़िए। ठीक, पहला चैप्टर 5 देखिए। भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीति क्या है? इकोनॉमिक पॉलिसी। किसकी बात करेंगे हम लोग इसमें? इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी और इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे पर। ठीक है, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट जब भी देखेंगे, प्रभाव देखेंगे, तो हमेशा दो पक्ष में देखना चाहिए आपको। कम से कम दृष्टि होनी चाहिए दो पक्ष की, एक अंग्रेजों पर उसका पक्ष पड़ेगा जो सकारात्मक होगा, एक भारतीयों पर होगा जो नकारात्मक होगा। बस ऐसा सोचना है, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल पेपर में थियरी से भी आता है फैक्ट के अलावा। पृष्ठभूमि की बात कर लें थोड़ा सा, केवल सुन लीजिए। यहाँ आर्थिक नीतियाँ हैं। आर्थिक नीतियों का मतलब आपकी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों होती है? अधिक से अधिक धन कमाना, अधिक से अधिक देश की ग्रोथ करना, अधिक से अधिक पर कैपिटा इनकम इन्हेंस करना, अधिक से अधिक जो है इकोनॉमिक गतिविधि को बढ़ाना या बूस्ट अप करना। तो यही उद्देश्य इनका भी था। लेकिन इनके पृष्ठभूमि में देखें तो ये लोग सबसे पहले क्या आते हैं? सबसे पहले ये लोग आते हैं व्यापार करने, महज केवल व्यापार करने। लेकिन प्लासी का युद्ध लड़ते हैं जब 1757 में, तो इन लोगों को 24 परगना, मैं पढ़ा चुका हूँ सब, बस रिवाइज करा रहा हूँ, 30 सेकंड लगेगा, उससे बैकग्राउंड भी तैयार कर रहा हूँ। 24 परगना की इनको पहली बार क्या है? दीवानी मिली। दीवानी माने राजस्व वसूलने, टैक्स वसूलने की पावर। और इनके पास जब पैसा आने लगा तो सेना पर खर्च करके अपनी सेना से उसे सशक्त करने लगे।
और वही सशक्त सेना का प्रभाव किस पे पड़ा? बक्सर के युद्ध में। बक्सर के युद्ध में जहाँ प्लासी के युद्ध में मीर जाफर जैसे धोखेबाजों की सहायता लेनी पड़ी थी उनको भारतीयों को हराने के लिए, वहीं बक्सर के युद्ध में एकदम अपने दम पे हरा करके क्या है अपना सिक्का जमा लिए अंग्रेज। तो ये हुआ। उसके बाद इसी के बक्सर युद्ध के बाद ही इन्होंने क्या किया, इलाहाबाद की संधियां 12 अगस्त और 16 अगस्त को क्रमशः 1765 में पहली और दूसरी किया, जिसमें इन्होंने क्या किया, इन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की अब क्या मिल गई, दीवानी। अब बहुत बड़े स्तर पर ये लोग क्या कर रहे हैं, पैसा वसूल कर, माने धन ही धन लूट रहे हैं। ठीक है, और वहीं से ये लोग शुरू करते हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मतलब 1765 से ही अंग्रेज क्या शुरू करते हैं, भारत में द्वैध शासन। क्या शुरू होता है, द्वैध शासन। ये सब मैं बता चुका हूँ इसके ठीक पहले वाले लेक्चर में, बस कनेक्ट कर रहा हूँ और यही इसका बैकग्राउंड है। द्वैध शासन स्टार्ट करते हैं और द्वैध शासन के बाद इनके पास बहुत पैसा, धन दौलत आती है और ये लोग अपनी सेना को यहाँ पर मजबूत करते हैं, क्योंकि सेना को इनको, अब ब्रिटेन में सेना जो काम करती है उसको जितना पैसा मिलता उससे कहीं ज़्यादा ये लोग पैसा दे करके भारत में मजबूत कर रहे थे अपने आप को, क्योंकि इनके पास बहुत पैसे आ रहे थे। और उससे क्या हुआ, उससे इन लोगों ने अपना क्या किया, साम्राज्य विस्तार किया। साम्राज्य विस्तार का टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ किस नाम से पढ़ा हूँ कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। ठीक है, जैसे उसमें मराठा को हराए ये लोग, हैदराबाद को, कर्नाटक को, अवध को, बिहार, बंगाल को। ठीक है, तो साम्राज्य विस्तार किया। तो ये रहा इसका पृष्ठभूमि और बैकग्राउंड। अब हम सीधे आते हैं भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न जो चरण रहे। उपनिवेशवाद क्या होता है, कहते हैं ना कॉलोनाइजेशन। क्या होता है उपनिवेशवाद? उपनिवेशवाद एक आर्थिक अप्रोच है। क्या है? एक आर्थिक विचार है। ये आर्थिक विचार क्या है, इसमें जो मातृ देश होता है उसको लाभ पहुंचाने के लिए किसी देश को अपने हित में प्रयोग करना, माने किसी अन्य देश को अपने देश के हित में आर्थिक रूप से दोहन करना, शोषण करना या उसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है, उसे ही कहते हैं उपनिवेशवाद। बहुत सिंपल लेमन टर्म में आपको बता दिया उपनिवेशवाद क्या होता है। इससे आपके मन में एक अप्रोच रहेगी हमेशा के लिए कि उपनिवेशवाद जब भी कोई भी देश बना होगा इसका मतलब उस देश का शोषण हुआ होगा। अगर हम भारतीय 200 साल उपनिवेश रहे ब्रिटिश का, तो इसका मतलब 200 सालों तक हमारा क्या हुआ है, शोषण। ठीक, देखो अब हम उपनिवेशवाद के जो चरण हैं उस चरण को पढ़ने को तो आपने देखा होगा ढेर सारी किताबों में ऐसे ही लिख दिया है उपनिवेशवाद क्या होता है, लेकिन उनके चरण हैं, उनका क्लासिफिकेशन करके भी पढ़ सकते हैं, जो एक अच्छा तरीका है पढ़ाने का, लिखने का। ठीक है, तो प्रथम चरण जो इस बुक में इस तरीके से लिखा है, ये चीज़ बहुत अच्छी है, समझ भी होती है, फैक्ट तो हर जगह मिलेगी। देखो प्रथम चरण को क्या कहा गया, इसे कहा गया कमर्शियल कैपिटलाइजेशन, माने वाणिज्यिक पूंजीवाद। क्या कहा गया, वाणिज्यिक पूंजीवाद। इसमें क्या रटना है, इसमें ये रटना है कि ये 1757 से लेकर के 1813 तक था। 1757 से लेकर के 1813 तक के समय को क्या कहा गया, वाणिज्यिक पूंजीवाद कहा गया। और वाणिज्यिक पूंजीवाद का उद्देश्य क्या है, तो वाणिज्यिक पूंजीवाद का उद्देश्य ही है, देखो कमर्शियल कैपिटलाइजेशन, कॉमर्स करना माने व्यापार करना, तो अधिक से अधिक क्या करना, इसका मूल उद्देश्य था अंग्रेजों का इस दौरान 1757 से लेकर 1813 के बीच में अधिक से अधिक व्यापार करना और ज़्यादा से ज़्यादा भारत का शोषण करके, धन के दृष्टिकोण से ज़्यादा शोषण करके क्या करना, धन बनाना। क्या करना, बहुत व्यापक स्तर पर धन बनाना और अब उस धन का यूज करके अपनी सेना को क्या करना, अपनी कोठी को सशक्त करना, ये इनका पूरा उद्देश्य था। तो पहला जो वाणिज्यिक पूंजीवाद है उसका मूल उद्देश्य क्या है, अधिक धन कमाना और अपनी सेना, अपनी कोठी को सुदृढ़ करना, यही इनका मेन मोटिव था। और इसी समय मैंने आपको बताया कि जब ये लोग बक्सर का युद्ध लड़ते हैं 1764 में 22 अक्टूबर को, तो इन लोगों ने 12 अगस्त, पढ़ा चुका हूँ, 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त
1765 में क्रमशः पहली और दूसरी इलाहाबाद की संधि करते हैं और वहीं से इनके पास बंगाल, बिहार, उड़ीसा की, ठीक है, इनके पास जब दीवानी आती है तो दीवानी का मतलब क्या है? राजस्व वसूलना, माने पैसा वसूलना। राजस्व वसूलने का काम अंग्रेजों ने अपने हाथ में लिया। बाकी प्रशासनिक कार्य किसको दे दिया? प्रशासनिक कार्य टिका दिया मीर जाफर को, बंगाल के नवाब को। तो यहाँ पर दो सरकारें चलने लगी, एक राजस्व वसूलने वाली और एक प्रशासन देखने वाली, और इसी को कहा गया द्वैध शासन। क्या कहा गया? द्वैध शासन। एक सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखा नहीं हूँ, लेकिन आप बताना, इसको मत बताना लेकिन पढ़ लेना ढूंढ के। द्वैध शासन का जनक किसको कहते हैं? ये कृष्ण अंग्रेज को कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है सवाल, ठीक है, तो इसे आप सर्च कर लेना। द्वैध शासन का जनक कमेंट कर दोगे तो ठीक है, मर्जी की बात है, लेकिन द्वैध शासन। अब मैंने कहा कि जब इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई, ठीक है, तब से लेकर के जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वारेन हेस्टिंग के समय में, उसके ठीक पहले माने 1772, क्योंकि 73 थे तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से क्या किया जाता है? द्वैध शासन। द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाएगा वारेन हेस्टिंग के द्वारा। तो इसका मतलब है कि 1772 तक वारेन हेस्टिंग के समय तक क्या है? द्वैध शासन लागू था। तो एक कार्यकाल रटे रहिएगा। कौन ख़त्म कर रहा है ये मैं बता दिया, कौन लागू किया है ये मैं बता चुका हूँ। रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था, ठीक है। अब इस कालखंड में, वाणिज्यिक पूंजीवाद के इस कालखंड में 1765 से लेकर 72 के बीच में, ठीक है, इतना अंग्रेजों ने लूटपाट किया, इतना लूटा है धन कि उसको देख करके जो है के.एम. पडिक्कर साहब कहते हैं कि इस कालखंड को के.एम. पडिक्कर साहब कहते हैं डाकू राज्य। किसकी संज्ञा दी है? डाकू राज्य की संज्ञा दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये मैं इसके पहले भी आपको इसके पहले वाले चैप्टर में लिख चुका हूँ। इसके अलावा दूसरा क्या है? इसी कालखंड को देखते हुए एक अंग्रेज है परसिवल स्पीयर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके पहले लिख चुके हैं आप, बस कनेक्ट हो रहे हैं। उसने भी कहा कि खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूट है। इस कालखंड को अंग्रेजों को क्या कहा कि बेशर्म, माने खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूट, माने अब आप सोच सकते हो किस प्रकार की ये लोग धन का शोषण करते होंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका कॉमर्शियल कैपिटलाइजेशन या पूंजीवाद, वाणिज्यिक पूंजीवाद। सेकंड चरण जो रहा, द्वितीय चरण रहा, वो 1813 से लेकर के 1857 की क्रांति के बाद तक, माने 1858 तक। इस चरण में क्या क्या मेन बातें होती हैं देखोगे तो 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है, 1813 का जो चार्टर आता है, एक्ट आता है, उसमें कंपनी ने क्या किया? उसमें कंपनी ने क्या कर दिया था? उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के एकाधिकार को, मोनोपोली को, ठीक है, किसको? मोनोपोली को। इसलिए भी अब मैं बोलता जा रहा हूँ मोनोपोली जैसा शब्द, क्यों? क्योंकि अभी आर का जो मैं मेंस बैच पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी माने प्रशासनिक जो शब्दावली है, उसमें मोनोपोली सवाल आया था, मैं पढ़ाया भी हूँ, तो वही चीज़ यहाँ पर भी आ गया, इसलिए मैं बोल दिया। तो हुआ ये कि इस समय 1813 के चार्टर एक्ट में अंग्रेजी सरकार ने कंपनी का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी, उसकी मोनोपोली या एकाधिकार को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसका मतलब ये था कि अब कोई भी अंग्रेज आकर के भारत में क्या कर सकता था? अब कोई भी अंग्रेज भारत में आकर के व्यापार कर सकता था। अब केवल कंपनी नहीं करेगी। हालांकि इसमें चाय का व्यापार करने का अभी भी 1813 के चार्टर एक्ट में अधिकार किसके पास था? कंपनी के साथ। और चीन देश के साथ व्यापार करने का अभी अधिकार किसके पास था? कंपनी के पास। बाकी सारा एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। अर्थात अब अंग्रेज भर भर के आ रहे हैं जहाज़ों से भारत में व्यापार करने के लिए। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। और जो चाय चीनी व्यापार मैंने बताया, वो पूर्णतः जो है एकाधिकार वो भी समाप्त कर दिया जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट में। ये चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे भी, और पॉलिटी में भी पढ़ चुके हैं आप, लिख के दे चुका हूँ। इसका उद्देश्य आप समझो, इस समय का क्या हुआ? इसे द्वितीय चरण को कहा गया औद्योगिक पूंजीवाद। अब इसका मतलब ये है कि अब केवल और केवल यहाँ पर वो लोग जो व्यापार करने का तरीका था कच्चा माल खरीदना, यहाँ पर जो लोग कच्चा माल खरीदते थे,
अपने वतन ले जा कर के बेचते थे और यहाँ से मसाले ले जाते थे, ठीक है, उसे ले जा कर के बेचते थे। अब वो चरण यहाँ से ख़त्म होने वाला है, ध्यान से सुनना। अब ये लोग, हुआ ये कि ब्रिटेन में क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1750 के दशक में क्या आ जाता है वहाँ पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या आ जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाता है, औद्योगिकरण हो जाता है, नई नई मशीनें आ जाती है, पावर लूम आ जाता है, हैंड से बनने की बजाय अब क्या है, स्टीम इंजन हो जाते हैं, मशीन से बनते हैं कपड़े, जिसकी वजह से क्या है, क्रांति आ जाती है, औद्योगिक क्रांति आ जाती है। कहाँ पर, ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में ही 1750 के दशक में औद्योगिक क्रांति हुई और इसीलिए उसे जनक कहा जाता है। अब उनके पास क्या था, भारत में एक कपड़ा बनाने में अगर 5 दिन लग रहे थे, तो अब वो एक कपड़ा क्या कर रहे थे, एक दिन में 500 कपड़े बना पा रहे थे, क्योंकि पावर लूम आ गया। अब सोचो, अब ब्रिटेन वाले क्या करेंगे, भारत जैसे देश से क्या करने वाले हैं, अब वो यहाँ से कच्चे माल ले जाएंगे, कच्चे माल ले जाएंगे और अपने यहाँ, ध्यान से सुनना, और यही सब कहानी आपको जो कनेक्ट करनी है, बाकी तो फैक्ट बहुत लिखे हैं हमने। अब यहाँ से भारत से ये लोग क्या करने वाले हैं, भारत से कच्चे माल ले जाएंगे, कहाँ पर, ब्रिटेन में। कच्चे माल ये लोग ब्रिटेन में ले जाएंगे और वहाँ से पावर लूम से तैयार माल जो होगा, ठीक है, जो तैयार माल होगा उसे कहाँ ले आएंगे, भारत में बेचने, भारत में बेचने। अब ध्यान से सुनना, क्या कैसे पैसे ले जाते, कैसे खर्च, कैसे ये लोग कमाते थे। ये लोग यहाँ पर कच्चे माल को कम दाम पे यहाँ से कच्चा माल खरीदते, ठीक है, और तैयार माल को ऊंचे दाम पर क्या करते, बेचते, पहला लाभ। दूसरा, इन लोगों ने इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए क्या किया, कच्चे माल जो इन्हें ले जाना था तो उसे निर्यात कहेंगे, तो निर्यात शुल्क इन्होंने क्या किया, यहाँ पर कम कर दिया, ताकि ढेर सारे अंग्रेज क्या करें, ज़्यादा ज़्यादा यहाँ से निर्यात करें, क्योंकि टैक्स कम लगेगा। और जो नहीं, निर्यात नहीं, ये आयात जो टैक्स है, सॉरी, जो आयात टैक्स है, ठीक है, निर्यात नहीं, जो आयात टैक्स है, इन लोगों ने क्या किया, आयात टैक्स को क्या कर दिया, घटा दिया, आयात टैक्स को घटा दिया, और जो निर्यात टैक्स था उसको क्या कर दिया, इन लोगों ने बढ़ा दिया। इससे क्या हुआ कि भारत में जो तैयार माल था, जो भारत में तैयार माल था, ठीक है, यहाँ के हैंडलूम के द्वारा, हथकरघों के द्वारा, तो जो यहाँ के तैयार माल थे अब अन्य देशों में जाना क्या हो गए, महंगे हो गए, कठिन हो गए, महंगे कर दिए इन लोगों ने। और जो ब्रिटेन से आने वाले जो तैयार माल थे उन पर इंपोर्ट ड्यूटी इन लोगों ने क्या कर दिया, कम कर दिया। जब इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दिया तो ये सस्ते आए और इस तरीके से भारत की बाज़ार को क्या है, ब्रिटिश सामान से क्या कर दिया, भर दिया गया, पाट दिया गया। इस तरीके से शोषण का ये जो दूसरा कालखंड है उसी को कहा गया औद्योगिक पूंजीवाद। 1813 से लेकर के 1858 तक। इसी के देखो 1857 की क्रांति के पहले इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने ढेर सारे साम्राज्य को क्या कर दिया, विस्तार दिया, साम्राज्य को ढेर सारा विस्तार दिया ताकि बड़ा बाजार ये लोग बना सकें और तैयार माल ज़्यादा यहाँ अपने नियंत्रण में बेच सके। इसीलिए इन लोगों ने लॉर्ड वेलेस्ली की संधि का भी प्रयोग इसी कालखंड में किया, 1798 से शुरू कर दिया। आगे देखोगे राज्य हड़प नीति की 1848 में इन लोगों ने शुरू किया। तो बहुत व्यापक स्तर पे साम्राज्य विस्तार करेंगे और वही सामान ला करके अपने नियंत्रण में क्या करेंगे, बेचेंगे। ठीक, तो ये चीज़ है। इस कालखंड में इन लोगों ने क्या किया, इसका उद्देश्य ये था कि व्यापार बाजार का क्या करना, निर्माण करना। इसीलिए इन लोगों ने साम्राज्य का विस्तार किया। 1813 के चार्टर एक्ट में मैंने बता दिया एकाधिकार समाप्त हो गया, तो अंग्रेज भर भर के आने लगे। अब कच्चा माल ले जा करके तैयार माल ला करके बेच रहे हैं। अब हम बात करते हैं यूनिक पॉइंट का। यूनिक पॉइंट जब भी मैं बोलता हूं तब आपको दिमाग में होना चाहिए कि एक एक पॉइंट बंदा अगर लिखा है तो उसे रटना है, उसमें कोई सोचना नहीं है। ठीक है, दिमाग लगाना ही नहीं है, बस दिमाग लगाना है रटने का। पहला क्या है, एक बंदा है, कौन, एक बंदा है जॉन सुलिवन। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जॉन सुलिवन है। वो जो व्यवस्था मैंने बताया कि भारत से कैसे सामान कच्चा माल यहाँ जा रहा है कम दाम पे और ऊंचे दाम पर ये सामान ब्रिटेन से आकर के भारत में निर्यात हो रहा है, तो कह रहा है, जॉन सुलिवन कह रहा है, इसे देख करके कह रहा है कि हमारी व्यवस्था
हमारी व्यवस्था एक स्पंज की भांति काम कर रही है, जो भारत में गंगा नदी के किनारे की सभी अच्छी वस्तुओं को सोख करके लंदन में टेम्स नदी या टेम्स नदी के किनारे पर क्या कर रही है, निचोड़ रही है। तो लंदन किस शहर के किस नदी के किनारे पर है? तो टेम्स या थेम्स नदी कहते हैं। तो टेम्स नदी वही कह रहा है कि गंगा के तट से सभी अच्छी वस्तुओं को सोख करके क्या है, टेम्स नदी के किनारे निचोड़ रही है। ऐसी स्पंज प्रणाली हमारी काम कर रही है। ऐसा कौन कर रहा है? जॉन सुलिवन कह रहा है। और क्यों कह रहा है? ये पूरी कहानी मैंने आपको अभी अभी समझाया कि कैसे भारत से ब्रिटेन सामान जा रहा था। ठीक, तो ये स्टेटमेंट बहुत पूछा जाता है, रट लीजिएगा। आगे देखिएगा एक बंदा है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है, जो साम्राज्यवाद का घोर विरोधी है, ठीक है, पूंजीवाद का महाविरोधी है, ठीक है, वो कहते हैं, इसी चीज़ को देख करके कहते हैं कि भारत जो विश्व में कपड़े के उत्पादन के लिए फेमस है, जहाँ पूरे विश्व को कपड़े निर्यात करता था, उस कपड़े के निर्यात करने वाले देश को अंग्रेजी कपड़ों से क्या कर दिया गया? ढक दिया गया। अंग्रेजी कपड़ों से ढक दिया गया। ऐसा कहते हैं कौन? कार्ल मार्क्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, विश्व के कपड़ों के घर को क्या कर दिया गया? विदेशी कपड़ों से भर दिया गया। और आज भी क्या है? आज उसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। आप देखते होंगे कि विदेशी कपड़ों का कितना क्रेज है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक भी देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं इस कालखंड को। और वो कहता है कि भारत में बुनकरों की हड्डियों से, ये स्टेटमेंट मैं मेंस में कोट किया था इस बार, बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई। बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई। माने कैसे सफ़ेद हो जाएगी? इस तरीके से सफ़ेद हो जाएगी कि जैसे यहाँ पर भारत में अगर कोई हथकरघा यूज कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, आपका सामान क्या हो जाएगा? महंगा। आपका सामान महंगा हो जाएगा। और वो तो मशीन से बना रहे हैं, उनका कम टाइम में बन रहा है, तो उनका माल हो जाएगा सस्ता। अब इतनी मेहनत से जब आप बनाओगे तब भी आपके कपड़े की अच्छी कीमत नहीं मिलेगी या नहीं बिकेगा। तब आप ध्यान से सुनना जो मैं कहानी बता रहा हूँ। तब आप कहाँ जाओगे? तब इंडस्ट्री को छोड़ करके आप कहाँ जाओगे? कृषि में। कहाँ जाओगे? कृषि में, क्योंकि जीवन यापन बच्चे पैदा किए हो तो उनको तो खिलाना है। और यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है। तब सब लोग भागे कृषि में। और कृषि में क्या है? कृषि में भी क्या हो गए? अपने आप में केवल और केवल मजदूर और जीना खाना केवल रह गया। इस तरीके की ज़िंदगी हो गई। इसी तरीके से क्या है, आप सुनते जाओ, अच्छे से कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए और यही स्टेटमेंट रटे होने चाहिए। और रटने के लिए मैं कहानी सुना रहा हूँ। लॉर्ड विलियम बेंटिक का भी मतलब सीना इस बात के लिए जो है फटता है। कहता है कि बुनकरों की हड्डी से भारत की भूमि क्या है? सफ़ेद हो गई। आगे देखिएगा एक स्टेटमेंट जो मतलब ये प्री में बहुत बार आया है कि होम चार्जेज क्या होता है। तो होम चार्जेज के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा हूँ, बस इतना जान लीजिएगा कि एक धन को भारत से बाहर भेजने का एक अच्छा तरीका था। क्या था इस तरीके में? मैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे ब्रिटेन में जो लोग भारत के प्रशासन को देखने वाले लोग थे, ठीक है, भारत के प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो लोग वहाँ अधिकारी थे जो भारत के लिए काम कर रहे थे, उन अधिकारियों का खर्चा कहाँ से जाता था? भारत के खजाने से। माने वो लोग ब्रिटेन में रहते थे लेकिन ये कहते थे कि वो भारत के लिए काम कर रहे हैं, भारत के अधिकारी हैं, इसलिए उनके लिए पैसा कहाँ से जाता था? उनके लिए पैसा भारत के राजस्व से जाता था, ठीक है। या जो ब्रिटिश कंपनी की जो अधिकारी थे जो भारत के लिए कहते थे कि ये भारत के लिए सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, तो उनका पैसा भारत के राजस्व से जाता था। इसी को क्या कहा गया? इसी को होम चार्जेज कहा गया। पेपर में कई बार आया है कि होम चार्जेज क्या है, तो जानते रहिए होम चार्जेज क्या है। होम चार्जेज एक धन के बहिर्गमन माने धन के निष्कासन की एक इनकी अप्रोच है, एक इनका तरीका है, जो भारत के बाहर रहने वाले अधिकारियों को जो भारत के
के लिए काम कर रहे थे, भला हालांकि भारत के लिए क्या ही काम कर रहे थे वो, आप जानते हो शोषण कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको क्या है, भारत के राजस्व से पैसा दिया जाना होम चार्जेज कहलाता था। यूनिक पॉइंट में एक चीज़ ये देख लीजिएगा, इस कालखंड में, ठीक है, 1813 से 1858 के बीच में एक, ठीक है, काम हुआ था। इसे दो तरीके से देखना है आपको, अच्छा भी है और ये बुरा भी है। रेलवे का विकास हुआ, मैं बताता हूँ आपको। रेलवे का विकास हुआ जो 1853 में हुआ, 1853 में हुआ। 1854 में डाक की व्यवस्था हुई और 1854, ठीक है, आप देखो कि बम्बई में एक प्लांट भी लगता है, ठीक है। 1855 में रिसरा में प्लांट लगता है जूट का। तो इस तरीके से देखो 1853 में क्या है, 1853 में रेलवे का विस्तार होता है, ठीक है, स्टार्ट होता है डलहौजी के समय में। अब ध्यान से सुनना, ये अच्छा भी हुआ और बुरा क्यों। इस समय रेलवे का विकास हुआ, अच्छा कैसे हुआ? अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि जब रेलवे का विकास हुआ तो रेलवे के माध्यम से क्या है, भारत के वो क्रांतिकारी विचारों को या राष्ट्रवादी विचारों को मतलब फलने फूलने या पानी डालने वाले जो लोग थे, जो ऐसे राष्ट्रवादी व्यक्ति हुए, नेता हुए, लीडर हुए, वो एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जाने लगे और पत्र पत्रिकाएं आने जाने लगी। तो इससे क्या हुआ, इससे जो राष्ट्रवादी विचारों का विकास है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा। साथ ही साथ पत्र पत्रिकाओं के जाने से अंग्रेज़ों की जो शोषणकारी नीति है या शोषणकारी अप्रोच है उसको जन जन तक पहुंचाने में सफलता मिली। इसलिए क्या रहा, फ़ायदा। बुरा कैसे रहा वो मैं बता देता हूँ। क्यों, अगर ये अच्छा ही होता तो ये रेलवे का विकास क्यों करते? क्योंकि ये तो औपनिवेशिक दृष्टिकोण से रहने वाले थे, क्यों करते? तो ये लोग अपनी अच्छाई के लिए किए, ठीक है, न चाहते हुए भी कुछ हमारे लिए अच्छाई हो गई। ये लोग अपने अच्छाई के लिए किए, इसीलिए हमारे लिए बुरा था। क्या था? क्योंकि ये लोग जब रेलवे का विकास किए तो रेलवे से क्या है, अब जो गांव थे, अब जो गांव हुआ करते थे, जो अभी तक क्या है खेती में अनाज उत्पादन करते थे, ठीक है, सेल्फ इंडिपेंडेंट थे खाने पीने में, अब वहाँ तक रेलवे जाने से क्या है, अब इन गांवों का भी क्या है, खेती का कमर्शलाइजेशन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? खेती का, कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया। अब खाद्यान्न की जगह पर क्या है, खाद्यान्न की जगह पर मार्केट के आधार पर भी खेती होने लगी, जैसे कपास, अफीम, नील, सोरा इत्यादि। उसकी वजह से खाद्यान्न में क्या होगा, खाद्यान्न में कमी आने लगी और अकाल पड़े तो बहुत लाखों लाखों लोग मरने लगे। साथ ही साथ क्या है कि अब जो शोषण केवल गांव तक अंग्रेज कर पाते थे हंटर मार मार करके, अब वो कहाँ तक, अब रेलवे से वो गाँव तक जा कर के क्या है, शहरों तक जो करते थे, अब वो शोषण गांव तक जाके कर पा रहे हैं। अब गांव से भी मजबूर करके वो कच्चा माल आसानी से शहर ला रहे हैं और शहर से आसानी से इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कच्चे माल कहाँ ले जा रहे हैं, ब्रिटेन, और तैयार माल भारत में ला करके ऊंचे दामों पे बेच रहे हैं। इसी और अच्छे बुरे को देख करके, इसी अच्छे बुरे को देख करके तिलक, जो मैं बोल रहा हूँ, जो लिखा हूँ वो ऐसे नहीं है बस पढ़ाने में फ्लो में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको रटना है ये सब चीज़ें क्योंकि ये यूनिक पॉइंट में है। तिलक कहते हैं रेलवे को देख करके आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे दूसरे की दुल्हन की खूबसूरती देख करके मन प्रसन्न हो रहा हो। माने ये इस तरीके से संज्ञा देते हैं, कहते हैं कि दूसरे की पत्नी के अलंकार माने खूबसूरती को देख करके आप जिस तरीके से खुश हो रहे हैं, ये तो ठीक उसी प्रकार है रेलवे। समझ गए कि नहीं? तो रेलवे ये दूसरे की पत्नी है, दूसरे की खूबसूरती वो अपने लिए बना रखे थे ब्रिटिश, आप उनको देख करके खुश हो रहे हैं, अरे अंग्रेजों ने बहुत अच्छा कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया। नहीं, ठीक है, तो अब समझ गए होंगे आप दूसरे पत्नी का श्रृंगार देख के। ऐसे ही एक बंदा है अर्नाल्ड क्या कह रहा है, अब इसमें अच्छाई की बात आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा इस दृष्टिकोण से हुआ जो मैं आपको कहानी बताया कि अर्नाल्ड कहता है कि जो कार्य अकबर और टीपू जैसे निरंकुश शासक नहीं कर पाए वह कार्य रेलवे ने कर दिया। इसका मतलब क्या है, रेलवे ने वो काम कर दिया जो भारत के एकीकरण में आगे चल करके एकीकरण करने में क्या कर दिया, माने एकीकरण कैसे, जो राष्ट्रवादी विचारधारा है वो अब उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक राष्ट्रवादी विचार का फ्लो होने लगा और धीरे धीरे क्या है एक भारत का निर्माण होना शुरू हो गया, माने बीज शुरू हो गया, जो आगे चल करके हम लोग देखेंगे
ठीक है, गरम दल नेताओं के द्वारा क्या है पूरे भारत में फैलाने के प्रयास किया जाएगा। तो ये काम कर दिया जो, तो ये स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। और आजकल के जो ग्रेजुएट लेवल के पेपर हो रहे हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि उन सवालों उनमें अब क्या आ रहा है, उनमें आजकल अच्छे लेवल के स्टेटमेंट खूब आ रहे हैं। आप अपडेट रहो, अगर आप अपडेट नहीं रहोगे तो आप कहीं पीछे छूट जाओगे। ठीक, अगला देखो तृतीय चरण, थर्ड या तृतीय चरण। देखो मैं आपको किस तरीके से पढ़ाता हूँ, मैं आपको एज ए ऑफिसर पढ़ाता हूँ, एज ए ऑफिसर के टेंडेंसी माइंडसेट को मान करके पढ़ाता हूँ कि आपकी ऐसी दृष्टिकोण है, ऐसी अप्रोच है जिसकी वजह से आप में धैर्य और पेशेंस होगा। एक बार पढ़ोगे और बेहतर कंटेंट पढ़ोगे और बेहतर अप्रोच के साथ पढ़ोगे, फिर ताकि दोबारा केवल फैक्ट रटने रहें, समझ का कोई लोचा न रहे। तो अब तीसरा जो चरण रहा 1858, क्योंकि 1757 में जब क्रांति हो जाती है तो साम्राज्यवादी जो विचारधारा है, जो बांटो और राज करो या जाति धर्म इत्यादि के आधार पर बांटने का या राज्य हड़प नीति जैसी नीति का, वो सब क्या कर दिया जाएगा, अंग्रेजों के द्वारा त्याग कर दिया जाएगा। तब अब लूट का एक तीसरा माध्यम ये लोग निकालते हैं, तरीका निकालते हैं, उसे कहा जाता है वित्तीय पूंजीवाद। क्या कहा गया, वित्तीय पूंजीवाद कहा गया। वो 1858 से लेकर के 1947 तक वित्तीय पूंजीवाद रहेगा। वित्तीय पूंजीवाद का क्षेत्र क्या था, अब वो क्षेत्र इंडस्ट्री नहीं थी, बल्कि क्या है, बैंक, बीमा, चाय के बागान, जहाज निर्माण इत्यादि, माने सर्विसेज में लगाने लगे। किस में लगाने लगे, सर्विसेज में लगाने लगे। ठीक है, अब ये सर्विसेज में पैसा लगाने लगे, क्योंकि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की इनकी नीति क्या हो रही थी, जग जाहिर हो रही थी कि अंग्रेज क्या है, केवल कच्चे माल यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ ये लोग हमारा पतन करने के लिए आए हैं, यहाँ पर ये लोग इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे। सोचो, अगर ये लोग कच्चे माल ले जाने की बजाय अगर क्या करते, यहीं पर इंडस्ट्री लगा देते, तो हमारे देश के नागरिकों को वो तकनीकी भी मिलती, तकनीकी समझ भी आती और ज़्यादा रोजगार भी होता, ज़्यादा उत्पादन भी होता, माल सस्ते होते। ठीक है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया भाई, औपनिवेशिक दृष्टिकोण है, तो इसलिए यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगाए, तो इंडस्ट्री का क्या हो गया, यहाँ पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। द्वितीय चरण में यहाँ पर क्या हो गया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, माने जो इंडस्ट्रियाँ हथकरघे ये सब थे उनका क्या होने लगा, पतन होने लगा। उसी को कहा गया विऔद्योगीकरण। क्या कहा गया, विऔद्योगीकरण। अब लेकिन तीसरे जो चरण है वित्तीय पूंजीवाद, उसमें इन लोगों ने क्या किया, निवेश का या मूल क्षेत्र क्या कर दिया, चेंज कर दिया, क्योंकि उनकी शोषणकारी नीति तो समझ में आ गई, अब तो दोहन कर चुके थे। अब आई बैंक, बीमा, बागान या फिर रेलवे लाइन निर्माण में या डाकतार निर्माण में। इन लोगों ने क्या कहा, कैसे लूटा भारत को, वो मैं बताता हूँ आपको। इन लोगों ने कहा अंग्रेजों को एक बात कहा कि ऐसा है, मैं रेलवे लाइन बिछा रहा हूँ, ठीक है, तुम अपना पैसा इसमें निवेश कर दो। तुम अपना पैसा निवेश करोगे, अगर तुम 100 रुपये निवेश करते हो तो मैं तुम्हें 108 रुपये दूंगा। ठीक है, हर 100 रुपये पे 108 रुपये दूंगा। ठीक है, जो कभी वो ना पाते। और इनका उद्देश्य भी था ज़्यादा से ज़्यादा भारत के राजस्व का पैसा ब्रिटेन भेजना, इसलिए ये लोग 100 रुपये के 108 रुपये देने लगे हर 100 रुपये पे। अब कोई 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये लगा रहा है तो सोचो 8% रिटर्न दे रहे हैं। इस तरीके से क्या है, कह रहे हैं कि ये लोग आओ तुम बैंक में, यहाँ की बैंक में बनाता हूँ, उसमें तुम पैसे डालो। ब्रिटिश को कह रहे हैं यहाँ पे तुम पैसे डालो, 100 रुपये का मैं 110 रुपये दूंगा। माने अब 100 रुपये का अगर 110 रुपये दे रहे हो या 8 रुपये दे रहे हो, तो हर 100 रुपये पर आप 10 रुपये कहाँ भेज रहे हो, ब्रिटेन। हर 100 रुपये पर 8 रुपये कहाँ भेज रहे हो, भारत से ब्रिटेन। ठीक है, जहाज के निर्माण में, बीमा, बैंक, चाय के बागान, माने इस तरीके से आपने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया, व्यापक स्तर पर धन कहाँ भेजा, धन यहाँ से ब्रिटेन भेजना शुरू कर दिया। यही तो है आर्थिक शोषण, यही तो है औपनिवेशिक दृष्टिकोण जो मैंने आपको बताया, उपनिवेशवाद, यही तो है। तीसरे चरण में इन लोगों ने ये दिमाग लगाया और यही कहा गया वाणिज्यिक पूंजीवाद। ठीक है, इसमें देखिएगा ये चीज़ आपको समझा दिया ना। ठीक है, इसका कालखंड आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट जो है हेडिंग पढ़ो, भारत में अंग्रेजी शासन के अंतर्गत जो भू राजस्व है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भू राजस्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भू राजस्व नीतियाँ, माने कैसे इन लोगों ने भू राजस्व नीतियों के तहत पैसा बनाया है, कैसे हमारा शोषण किया है, वो चीज़ हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। भू राजस्व नीति लाने का क्या कारण रहा होगा, क्या इनका उद्देश्य रहा होगा, तो इनका उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, धन कमाना, किसानों की हड्डी, ठीक है,
किसानों की हड्डी तोड़ तोड़ करके खेत में उनसे क्या करवाना, काम करवाना, और ज़्यादा से ज़्यादा उपज अपने पास मंगाना टैक्स के रूप में, टैक्स के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा उपज अपने पास लेना या धन सबसे ज़्यादा अपने पास रखना। तो अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त करना ही इसका क्या है, भू राजस्व की पूरी नीति है। और क्या करना, जब धन के पास आएगा तो क्या है, दबदबा इनका बढ़ेगा और साम्राज्य का विस्तार करना, ये इनकी नियति थी। अब भू राजस्व नीति में आप देखोगे तो ये इजारेदारी, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, इस तरीके से आपको ये रैयतबाड़ी और महालबाड़ी आपको पढ़ना है। यहाँ सवाल बहुत आते हैं, बस मैं कहानी की तरह आपको सुना देता हूँ, ऐसे ही रट लेना, जैसे मैं कहानी बता रहा हूँ ऐसे ही कहानी मुझे याद है, ऐसे याद कर लेना। पहली कहानी ये है कि पहली देखो, मैंने कहा कि जब द्वैध शासन खत्म होगा, वारेन हेस्टिंग खत्म करेगा 1772 में, तो आप बताओ द्वैध शासन से ये लोग क्या करते थे। द्वैध शासन के दौरान दीवानी थी इनके पास, दीवानी के तहत इन लोगों ने क्या है, टैक्स के नाम पे खूब पैसा वसूलते थे, राजस्व वसूलते थे। लेकिन अब अगर वो द्वैध शासन अब समाप्त कर दिया जाए तो पैसे वसूलने का कोई दूसरा तरीका तो ये लोग निकाले होंगे ना, क्योंकि इनके पास तो अधिकार था। तो वही जो दूसरे तरीका जो उन लोगों इसने वारेन हेस्टिंग ने निकाला, उसी को कहा गया इजारेदारी व्यवस्था या फार्मिंग लॉ या फार्मिंग सिस्टम। लॉ नहीं, फार्मिंग सिस्टम। ध्यान से रखना, इसे फार्मिंग सिस्टम को देवनागरी लिपि में ही फार्मिंग सिस्टम पूछा है, तो आपको इसे रटना है। इजारेदारी व्यवस्था पूछे कौन स्टार्ट किया, तो वारेन हेस्टिंग। क्यों किया, तो द्वैध शासन समाप्त किया तो उसकी जगह पे लाया। ये क्या थी, तो 1772 में ये एक 5 वर्षीय व्यवस्था थी। आगे चल करके इसे क्या कर दिया, इसने हर वर्ष में बदलाव लाने वाली बात व्यवस्था कर दिया, 1 वर्षीय व्यवस्था कर दिया। इस व्यवस्था में क्या थी मैं वो बता देता हूँ। इस व्यवस्था में ये था कि अब एक खेत ऐसा है, ठीक है, ये एक भूमि है, खेत है, इस खेत की इसने क्या किया, इस खेत की इसने बोली लगाई। क्या लगाई, बोली लगाई। और जो ज़्यादा बोली लगाता बंदा कि मैं इस खेत से इतना ज़्यादा आपको राजस्व दूंगा या टैक्स दूंगा या पैसा दूंगा, ठीक है, तो उसी को ये खेत का क्या बना देता था, मालिक बना देता था। मालिक का मतलब ये खेत जिसका है खेती करे, लेकिन ये है कि उसका राजस्व वसूलने का काम किसका है, इसको बना दिया गया है कि अब ये बंदा जितना बोला है उतना आपको उसको देना था। अब ध्यान से समझना, तो पहले 5 वर्ष में था, फिर हर वर्ष बोली लगाने लगा, तो ये है फार्मिंग लॉ। ये क्या था, फार्मिंग सिस्टम, इजारेदारी व्यवस्था जो वारेन हेस्टिंग ने शुरू किया। अब आप खुद बताओ, जैसे एक खेत है, ध्यान से सुनना, यही अस्थाई बंदोबस्त में भी कहानी काम आएगी, ठीक। जैसे एक खेत है, आप खेती नहीं करते हो, लेकिन आप जमींदार की हैसियत रखते हो, आपके पास इतना पावर रुतबा है वसूलने का, ठीक है, किसी किसान से। जैसे एक खेत है, अब इस खेत की बोली लग रही है, जैसे 2 लोग आए, दोनों लोगों को खेत की नॉलेज नहीं है, ठीक है, लेकिन एक क्या है, एक जमींदार इसकी बोलता है 5,000, क्या बोलता है 5,000। एक ने कहा नहीं इससे जलता है, इसने कहा 7,000। तीसरा आया बोला इन लोगों से भी मेरा वर्चस्व कम नहीं, मैं बोलता हूँ 8,000, ठीक है। तो अंग्रेज जो वारेन हेस्टिंग है वो तो 8,000 वालों की ज़मीन दे देगा ना, ये तो वारेन हेस्टिंग ने दे दिया। अब ध्यान से सुनना, अब बात, वारेन हेस्टिंग का काम हो गया 8,000 देना, लेकिन अब सोचो इस खेत की औकात ही नहीं है 8,000 के रेवेन्यू का उत्पादन करने की इस खेत की औकात नहीं है, क्योंकि तब सिंचाई और व्यवस्था इस तरीके की नहीं थी। तो 8,000 उत्पादन की इस खेत की, और इस खेत में किसान जो काम करते हैं उनकी औकात नहीं है 8,000 का रेवेन्यू पैदा कर देना। तो क्या होने वाला है, अब ध्यान से सुनना, ये 8,000 रुपये तो वारेन हेस्टिंग को दे चुका है, कौन, इस जमींदार ने। अब ये क्या करेगा, ये अपने घर से तो देगा नहीं, अब इसकी शान शौकत तो इससे भी अगर घर से देना पड़े तो घटेगी, क्योंकि इसकी वजह से ही बोला। अब ये क्या करेगा, अब इस किसान को, इस खेत में जो काम करने वाले किसान हैं उनसे 8,000 वसूलेगा, और 8,000 वसूल करने के लिए क्या करेगा, 8,000 वसूल करने के लिए जितना उत्पादन हुआ रहेगा, कहो पूरी की पूरी ये जमींदार अपने घर उठा लाएगा। उतने से भी नहीं पूरे होगा तो इस किसान की गाय, तब गाय ही होती थी ज़्यादा, इस किसान की गाय या बैल या भैंस क्या करेगा,
छोड़ लाता था और इसे बेच देता था, इसे बेच देता था या इस किसान को मारता पीटता था, ठीक है, या इस तरीके के हरेस करते थे, ठीक है, इनकी बहन बेटियों को जो है उठाने की बात करते थे या प्रताड़ित, यही होता था। ये रियल घटना है, जिसकी वजह से क्या करते थे, जो अपने पास धन दौलत या बनाई हुई पूंजी होती थी उसको भी बेच करके क्या करते थे, जितना रेवेन्यू मांगता था ये जमींदार उतना दे देते थे। इस तरीके से किसानों की क्या है, किसानों का शोषण हुआ, दोहन हुआ। तो किसानों का शोषण दोहन करने वाले क्या है, हमारे अपने भी थे। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, अगर राष्ट्रवादी विचारधारा अगर रखनी है, आप रखते हैं, तो पहले भारत में रहने वाले हर नागरिक को भारत का नागरिक मानना शुरू कर दो, आपसे बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से नीलामी सर्वाधिक बोली लगाने वाले को दे दिए, और कैसे इसका पतन होता था। अच्छा, यही योजना, यही तरीके से किसानों का शोषण हुआ है सभी योजनाओं में, इसलिए मैं अब फैक्ट आगे नहीं बोलूँगा, ठीक। तो इजारेदारी व्यवस्था, फार्मिंग सिस्टम किसने शुरू किया, वारेन हेस्टिंग ने शुरू किया। पहले पंचवर्षीय व्यवस्था थी पहले, फिर उसके बाद में वार्षिक कर दिया गया। हर वर्ष उसने बोली लगाता था, अधिक बोली लगाने वाले को क्या कर देता था, नीलामी कर देता था। उससे बहुत व्यापक स्तर पर शोषण हुआ, जिसकी वजह से एक नई व्यवस्था शुरू की गई। नई व्यवस्था क्या थी, अब ध्यान से सुनना। जमींदारी व्यवस्था या अस्थाई बंदोबस्त या विश्वेदारी या इस्तमारारी या परमानेंट सेटलमेंट या सूर्यास्त का नियम, ये एक ही चिड़िया का नाम है, इसे इतने नाम से जानते हैं। जमींदारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, विश्वेदारी व्यवस्था, इस्तमारारी व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट या सूर्यास्त का नियम इसी से संबंधित है, ठीक है। इतने नाम हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे लिख दिया हूँ। इस व्यवस्था को लाने की वजह मैं आपको बता देता हूँ, जो लिखा नहीं है। लाने की वजह मैं आपको बताता हूँ, जिससे आप कनेक्ट रहोगे। एक बेहतर आपको ऑफिसर बनाना है मुझे, ठीक है। तो मैं आपको, आप में विश्वास पैदा करना चाहता हूँ, क्योंकि वही चीज़ है जो आपको बना देगी, नहीं तो मैं लाख पढ़ा जाऊँ नहीं बना सकता। हुआ ये कि जो इजारेदारी व्यवस्था थी, फार्मिंग सिस्टम थी, जो वारेन हेस्टिंग ने ठीक ऊपर अब लागू किया था, उसमें क्या हर वर्ष बोली लगती थी। हर वर्ष जब बोली लगती थी तो जो राजस्व आता था, राजस्व कभी ज़्यादा तो कभी कम, कभी ज़्यादा तो कभी कम, कभी ज़्यादा तो कभी कम, कभी ज़्यादा तो कभी कम। अर्थात इस तरीके के जो राजस्व था वो क्या है, अनइवन हो गया था। क्या हो गया था, अनइवन आता था। तब लॉर्ड कॉर्नवालिस के दिमाग में आया कि क्यों ना हम ऐसा कुछ व्यवस्था करें जिससे क्या हो, जिससे राजस्व की मात्रा क्या हो जाए, राजस्व माने धन, एक निश्चित मात्रा में आए, ठीक है, और निश्चित हो जाए, माने धन आना क्या हो जाए, निश्चित हो जाए कि इतना धन लगभग लगभग आएगा ही आएगा, वेरिएशन ना हो, तब हम ज़्यादा अच्छा विकास कर सकते हैं। उसी के लिए उसने क्या किया, स्थायी बंदोबस्त लाया। क्या लाया, स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था या विश्वेदारी इस्तमारारी परमानेंट सेटलमेंट लाया। कौन लाया, लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया। कब लाया, 1790 में। लेकिन ये पेपर में आता है नहीं, क्या आता है, 1793। 1790 में क्या है, 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस 10 वर्ष के लिए व्यवस्था लागू करता है। कितने वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए लागू करता है। माने एक खेत की अधिक बोली लगाने वाले को क्या करता था, जमींदार बना देता था। कहता था जाओ आप 10 साल के लिए आप जमींदार हो, लेकिन जितनी बोली बोले हो उतना आपको पैसा देना पड़ेगा, उतना पैसा आपको देना पड़ेगा। लेकिन इसके दिमाग में आई एक बात, इसने कहा कि फिर 10 वर्ष में मुझे ये करना पड़ेगा। इसने कहा अस्थाई, इसने यही व्यवस्था को 1793 में क्या कर दिया, स्थायी कर दिया। इसीलिए इसे स्थायी बंदोबस्त या स्थायी जमींदारी या परमानेंट सेटलमेंट कहा गया। तो कब पूछा जाता है, 93 में। क्यों, क्योंकि अब ये 10 वर्ष के लिए नहीं, बल्कि आपको जमींदार क्या कर दिया, अस्थाई बना दिया। बोला आप जब तक ये ऊंची बोली जो लगाए हो, आप जो ऊंची बोली के तहत जितना राजस्व देने के लिए आप बोले हो, उतना राजस्व अगर जब तक तुम जमींदार देते रहोगे तब तक तुम इस जमीन के क्या रहोगे, जमींदार रहोगे। ऐसा किसने कहा, कॉर्नवालिस। इसी को कहते हैं स्थायी बंदोबस्त। अब ध्यान से सुनना, अगर राजस्व देता रहेगा तब तो क्या है, जमींदार रहेगा। लेकिन इसने कहा कि एक बात मैं बताता हूँ तुमको कि जमींदार साहब, ठीक है, साहब तो ये लोग कहते नहीं थे, बोलते थे जमींदार। अगर तुमने ये एक पर्टिकुलर टाइम बता देता हूँ, अगर इस टाइम पर तुमने राजस्व जितना तुमने बोली लगाई है उतना राजस्व नहीं दिया उस दिन के उस आखिरी शाम तक,
माने सूर्य के अंतिम दिन के उस सूर्य के अस्त होने के पहले, अस्त होने के पहले यदि तुमने राजस्व जमा नहीं किया उस तारीख के, तो तुम्हारी जमींदारी समाप्त कर दी जाएगी, तुम्हारी जमींदारी दूसरे को ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसी व्यवस्था को कहा गया सूर्यास्त का नियम। और यह व्यवस्था इसने शुरू किया 1794, मत लगाना, 1794 में। इसीलिए कहानी बता रहा हूँ इस तरीके से ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने और दिमाग लगाया 1793 में अस्थायी बंदोबस्त को, कि कहा ऐसा है 94 में इसने एक व्यवस्था लागू किया सूर्यास्त का नियम। उसने कहा कि जिस दिन नियत तारीख के अगर सूर्य अस्त होने के पहले राजस्व नहीं जमा किया तो तुम्हारी क्या है, खैर नहीं, तुम्हारी जमींदारी दूसरे को दे देंगे। अब यहीं से एक सवाल आईएएस में पूछा था कि यह व्यवस्था आनुवंशिक थी, ठीक है, तो आनुवंशिक कैसे रह गई? यहाँ तो केवल ये नियम है ना कि अगर राजस्व आपने जितना कहा है उतना अगर विद इन टाइम दे दिया तो आप बने रहोगे, नहीं तो आपकी पीढ़ी को नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये राजस्व माने यह व्यवस्था क्या है, आनुवंशिक नहीं थी, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट कुछ होते हैं जो बिना बोले आते हैं, समझ पे आते हैं, इसीलिए मैं आपको समझा देता हूँ। लगान की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, घूंट के पी लो इसे, ठीक है। लगान वसूली, लगान वसूली का क्या नियम था? ये था कि जितना भी उत्पादन होगा, जितना भी उत्पादन होगा उस उत्पादन का 10/11 भाग किसको देना था? जमींदार द्वारा अंग्रेज को देना था, माने अंग्रेजी सरकार को देना, जमा करना होता था, ठीक है। और 1/11 और शेष 1/11 भाग कौन रखता अपने पास? जमींदार। यही व्यवस्था लागू किया किसने? अस्थायी बंदोबस्त। अब यहाँ से एक कहानी और सुनाता हूँ आपको जो आपको थोड़ा कनेक्ट कर देगी। देखो, अंग्रेजों ने तो कहा कि तुम भाई ऐसा है, मुझे 10/11 भाग किसानों से लेकर के मुझे दे दो और 1/11 भाग तुम अपने पास रखना, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अंग्रेजों ने इसकी निगरानी नहीं की, इसकी निगरानी नहीं की। और जो है जमींदार, हमने कहा ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो हमेशा क्या है, अपनों से ही धोखा मिलता है, अपनों से ही हमारा पतन होता है, ठीक है। दूसरे की इतनी औकात नहीं बनती है। ये जमींदारों ने क्या किया, 1/11 भाग अपने पास रखने की बजाय इन लोगों ने क्या किया, पहले 10/11 भाग अंग्रेजों को पहुंचा दिया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद इन लोगों ने क्या है 1/11 के जगह पे बहुत बड़े स्तर पर क्या है किसानों से क्या किया, धन वसूला, राजस्व लगान वसूला। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि अंग्रेजों को कुछ हवा ही नहीं लगी। अंग्रेजों से किसान दूर थे क्योंकि जमींदार बीच में आ गए। अंग्रेजों को किसानों की स्थिति पता ही नहीं चली लंबे समय तक कि क्या चल रहा है। और इसमें मज़ा कौन मार ले गया, जमींदार। और जमींदारों ने शोषण किया किसानों का, और किसान विरोध किसका किए, जमींदारों का डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट किसका किए, अंग्रेजों का। जब अंग्रेजों को पता चला, बोले अरे यार ये तो जमींदारी व्यवस्था ने हमारा ही पतन कर दिया, हमारा ही पतन कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जमींदारी, जैसे आज भी देखोगे टोल टैक्स है, रोड गड़बड़ है, टोल टैक्स वसूल करने का टाइम भी ख़त्म हो गया है, लेकिन बावजूद उसके टोल माफिया क्या कर रहे हैं, टोल वसूल कर रहे हैं। अभी केरल की केस देख लो, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर भी क्या है, जमींदारों ने लालच किया, और लालच किया तो किससे किया, अपनों से किया, और खून बहाया तो किसका बनाया, अपनों से। तो हमें अपनों ने ही तो मेरा पतन किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझो, इससे भी किसानों का व्यापक स्तर पर शोषण हुआ, ठीक है। लेकिन एक फ़ायदा यहाँ पर अंग्रेजों को मिला, जो ईमानदार जमींदार रहे, जो विश्वसनीय जमींदार बन गए, उनके जो चाटुकारिता वाले जमींदार बन गए, वो इनके लिए क्या है, अंग्रेजों के लिए एक मोहरा के रूप में मिल गए। माने इतने बेईमान, भ्रष्ट, दुष्ट, राष्ट्र विरोधी लोग जो मिल गए इनको, उनके माध्यम से अंग्रेजों ने क्या किया, आगे चल करके बहुत जो है साम्राज्य का विस्तार करेंगे। नोट एक पॉइंट देखो लिखा है इसमें, यह व्यवस्था आनुवंशिक थी तो नहीं थी, ये मैं आपको बता चुका। आगे देखो तो यह व्यवस्था को पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तो मैं एक फैक्ट याद कराना था मुझे कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। उस पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत जो है अस्थाई बंदोबस्त को क्या किया गया, अंग्रेजी सरकार ने क्या कर दिया,
स्वीकृति प्रदान कर दिया गया है। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से हैंड रिटन दिया हूँ नोट्स पॉलिटी में, ठीक है, लिख करके 169 पेज की। यूनिक पॉइंट की बात करें तो राजा राम मोहन राय और आरसी दत्त, ये पेपर में आ चुका है एक बार, जो लिखा हूँ सारी की सारी क्रक्स हैं, उसमें दिमाग मत लगाना, रटो आप। राजा राम मोहन राय और आरसी दत्त एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, हुआ करते थे। राजा राम मोहन राय और आरसी दत्त ने अस्थाई बंदोबस्त या विश्वदारी इस्तेमारी इस व्यवस्था का क्या किया है, पूर्णतः समर्थन किया, और उन्होंने कहा कि जो आपने महज 19% भाग पर लागू किया है उसे पूरे भारत में लागू किया जाना चाहिए, ऐसा इनका दृष्टिकोण था, इसलिए सवाल आया है। अब अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है व्यवस्था लागू। तो व्यवस्था लागू कितने भूभाग पर हुई, तो अस्थाई बंदोबस्त की जो व्यवस्था थी, अगर अंग्रेजों के नियंत्रण में इतनी भूमि थी, अगर अरे सॉरी ये क्या है, ठीक है, डर जाता हूँ क्योंकि अभी 2 घंटे का यूपी स्पेशल का वीडियो रिकॉर्ड किया तो उसमें वॉइस नहीं आई थी, फिर 2 घंटे 11 मिनट रिकॉर्ड करना पड़ा, बहुत कठिन था। तो इस तरीके से क्या है कि अगर मान लीजिए इतनी पूरी भूमि इनके पास थी तो इन लोगों ने इस व्यवस्था को महज 19% पर लागू किया था। ये पेपर में आता है कि नहीं, घूंट के पी लो भैया, 19% भूभाग पर आता है, रट लो, सबका रटना है, तीनों का, ठीक है। इनका 19%, रैयतबाड़ी के 51%, फिर जो है नहीं वो महालबाड़ी का 30%, फिर बचा कितना, 51% बचेगा, हाँ 51% बचेगी जो रैयतबाड़ी का। तो ये रटने हैं। तो यह व्यवस्था कितने परसेंट भूभाग पर लागू हुई, 19% भूभाग पर लागू हुई। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ कहाँ लागू हुई, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक और बनारस। उत्तर प्रदेश में नहीं पूरा, केवल बनारस। रट लो, घोंट के पी लो कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक, बनारस, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक, बनारस, यहाँ पर यह व्यवस्था लागू की गई। यूनिक पॉइंट में अगला देखिएगा, इसकी समीक्षा हेतु 1945 में, इसकी समीक्षा माने अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की समीक्षा हेतु फ्लाउड कमीशन। तो पूछ लिए फ्लाउड कमीशन किससे संबंधित है, तो अस्थायी बंदोबस्त की समीक्षा करने के लिए आया था। पूछे कब यह फ्लाउड कमीशन का गठन हुआ था, क्योंकि क्रोनोलॉजी आता है कमीशन से संबंधित। तो 1945 में फ्लाउड कमीशन का गठन हुआ, जिसने अस्थायी बंदोबस्त की क्या किया था, कड़ी आलोचना किया। क्या किया, कड़ी आलोचना किया। जब कड़ी आलोचना इसने किया तो इसी वजह से आरसी दत्त और राजा राम मोहन राय का क्या हो गया, इनका भी क्रिएटिव संयम हो गया। आगे देखिएगा, तीसरी जो व्यवस्था थी इन लोगों की वो सुनिएगा, ये है रैयतबाड़ी व्यवस्था। क्या थी, रैयतबाड़ी व्यवस्था। रैयत का क्या मतलब होता है, रैयत माने होता है किसान या काश्तकार, माने जो किसान होते हैं उन्हें कहा जाता है रैयत, आज भी कहते हैं, ठीक है। इसका प्रारंभ किसने किया, 1792 में। इसका प्रारंभ जो है 1792 में किया गया था, तमिलनाडु के बारामहल जिले में किया गया था। किसके द्वारा किया गया, तो कैप्टन रीड ने। हमने कैसे याद किया था कि इस व्यवस्था के बारे में रीड सबसे पहले पढ़ने लिखने का काम, सोच समझ के काम किसने किया, तो कैप्टन रीड ने, तो ऐसे याद हो जाएगा। तो रैयतबाड़ी रीड ने शुरू किया, बारामहल जिले से शुरू किया। आगे चल करके इसको बढ़ावा देते हैं कौन, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड मिल करके, और इसीलिए इनको इसका जनक, इस रैयतबाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहते हैं, तो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को कहा जाता है। यह व्यवस्था अगर देखा जाए मुख्यतः लागू कब होती है, ये तो प्रैक्टिकल के तौर पर लागू है, यह थोड़े क्षेत्र में बारामहल में लागू है 1792 में, लेकिन मुख्य रूप से देखें तो 1820 में यह व्यवस्था मद्रास में बड़े स्तर पर लागू होती है। ये इंपॉर्टेंट है। और मद्रास में किसने शुरू किया, टॉमस मुनरो ने शुरू किया है। और 1925 में यही व्यवस्था किसने शुरू किया, बम्बई में शुरू की गई 1925 में। आप बताना कि बम्बई में किसने शुरू किया था, आप बताना बम्बई में इस व्यवस्था को किसने शुरू किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगला है कि कितने भूभाग पर लागू किया। तो मैंने कहा कि अगर इतना भूभाग है अंग्रेजों के नियंत्रण में, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इतने भूभाग पर 50 और 51 इतने परसेंट भूभाग पर क्या किया, इतने परसेंट भूभाग पर रैयतबाड़ी व्यवस्था का विकास किया है। और किन क्षेत्रों में अगर कहा जाए, भूभाग तो इतना है लेकिन कौन कौन से क्षेत्र थे, तो बम्बई, मद्रास और असम, कुर्ग, बम्बई, मद्रास और
असम, कुर्ग। माने कहने का मतलब है कि असम को छोड़ दे तो सारे के सारे क्या हैं, प्रायद्वीपीय भारत वाले हिस्से हैं, यहाँ से यहाँ तक, महाराष्ट्र से इधर। समझ गए कि नहीं? तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। देखो इसके पहले वाली ऐसे आपको याद कर लेंगे, यहाँ पर है बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा उत्तर में है, नॉर्थ में। तो जो दूसरी व्यवस्था है ये साउथ में, ये साउथ में। जो बचेगी वो कहाँ पर आएगी, मध्य में और उत्तर पश्चिम में। यही तो 3 क्षेत्र बनेंगे। ऐसे आप याद कर सकते हो, आप बेहतर पढ़ सकते हो। तो मैपिंग के साथ आप जब पढ़ते हो तो कोई भी सब्जेक्ट बेहतर पढ़ते हो और आपकी अप्रोच बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो दक्षिण में क्या होगी, रैयतबाड़ी। उत्तर में क्या होगी, जो है अस्थाई बंदोबस्त। और उत्तर पश्चिम और मध्य वाले क्षेत्र में क्या आएगी, महालबाड़ी। तो ये फिगर से याद हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिएगा, बम्बई का कुछ हिस्सा है, मद्रास, असम, कुर्ग कर्नाटक में है, कुर्ग जानते ही होंगे। ठीक, आगे देखिएगा, चौथी जो व्यवस्था इन लोगों ने लागू की वो है महालबाड़ी व्यवस्था। महालबाड़ी व्यवस्था में महाल का क्या मतलब होता है, महाल का मतलब होता है गांव। अच्छा, यहाँ पर ये आपको मैं बता दूं, इसमें इसमें जब मैंने कहा कि जमींदारी व्यवस्था में जमींदारों ने क्या किया, किसानों का शोषण किया और अंग्रेजों को पता ही नहीं चला, अंग्रेजों को पता ही नहीं चला, तब उन लोगों ने वो व्यवस्था ख़त्म कर दी। बोला जमींदार अब नहीं होने चाहिए। जमींदार की जगह इन लोगों ने कहा कि यह व्यवस्था माने टैक्स देने की जिम्मेदारी किसको दे दो, किसानों को ही दे दो। कम से कम पता तो रहेगा कि किसके साथ शोषण हो रहा है, किसके साथ नहीं हो रहा है, ताकि विद्रोह ना उत्पन्न हो। तो इन लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट किसान से लेना शुरू कर दिया। क्या कह दिया, डायरेक्ट किसान से लेना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें ये व्यवस्था में प्रॉब्लम आई कि अंग्रेजों के पास संख्या तो कम थी, अंग्रेज तो कम थे, लेकिन किसान अब ज़्यादा होने की वजह से उनको राजस्व हर किसान से वसूलना बहुत कठिन हो गया था। तो ये व्यवस्था बहुत इनके लिए कठिन थी, क्योंकि इनमें मैन पावर ज़्यादा चाहिए थी। अब उसकी जगह इन लोगों ने एक नई व्यवस्था शुरू किया। ठीक है, दिमाग लगाया कि देखो हर किसान से वसूलना ठीक नहीं है, मुश्किल हो रहा है, और जमींदारों को ज़मीन दे नहीं सकते, उन लोगों ने पहले ही शोषण किया है। तो अब इस व्यवस्था को देखते हुए इन लोगों ने एक दिमाग लगाया कि क्यों ना हम क्या कर दें, अब राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी एक गांव के नागरिक को दे दें। माने एक, जैसे ये पूरा गांव है, इस गांव में एक व्यक्ति को क्या कर दें, एक व्यक्ति को ये बना दें कि इस पूरे गांव का क्या करो तुम, हर किसान से टैक्स वसूल करके बोरा बोरा भर के या पैसा पैसा रख के, ठीक है, तुम मुझे दे दो। तो ये व्यवस्था थी। अब इसमें क्या है, न किसान से डायरेक्ट वसूल रहे हैं, न इसमें बीच में जमींदार आ रहे हैं, पूरा गांव का क्या है, इकट्ठा सामान आ रहा है। देखो ये दिमाग है, कैसे ये विकास करते हैं। तो महालबाड़ी व्यवस्था, महाल माने क्या होता है, गांव, और क्या अर्थ होता है पेपर में आए हैं इसीलिए याद रखिएगा, स्टेटमेंट में आ चुके हैं। महाल माने होता है गांव, ठीक है, और गांव ही अब वसूल के देगा। तो गांव का एक व्यक्ति को क्या कर दिए, जिम्मेदारी दे दी। इसका जनक किसे कहा जाता है, तो महाल का जनक मैकेंजी को कहा जाता है। महाल का जनक मैकेंजी को कहा जाता है, हाल्ट मैकेंजी को कहा जाता है। यह व्यवस्था सर्वप्रथम कब लागू की गई, तो 1822 में लागू की गई है। कहाँ पर, 1822 में पहले इसे लागू किया गया, फिर 1833 में इसे मार्टिन बर्ड और जेम्स थॉमस द्वारा इसे व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया। तो पहले इसे हाल्ट मैकेंजी ने लागू किया 1822 में, 1833 में इसे मार्टिन बर्ड और जेम्स थॉमसन ने क्या किया, इसे व्यवस्थित रूप प्रदान किया। अगर पूछा जाए कि यह व्यवस्था कहाँ लागू थी, कितने भूभाग पर, तो 30% भूभाग पर। और अगर क्षेत्र पूछे तो मैंने आपको बताया मध्य प्रांत, बीच वाला हिस्सा, उत्तर प्रदेश, अवध आगरा वाला, माने उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा जाता था ना इसको, ठीक है। और जो पंजाब क्या है, उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है पंजाब। तो आप इसे क्या है, क्षेत्र आपको रट गया। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। जैसा ये देखो, मैं एक, अब ये तो हाथ से इस तरीके से मोबाइल पे बनाना पड़ता है, ठीक है, जो थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी कठिन हो जाता है इस पे बनाना, क्योंकि ये केवल मैं अंगुली से बना रहा हूँ, ठीक है। अगर ये स्टिक होती तो उससे मैं बेहतर और बना सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये भारत है। अब देखो आप ध्यान से सुनना, इसमें हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत वाला हिस्सा है, दक्षिण वाला, ठीक है, यहाँ पर महालबाड़ी व्यवस्था नहीं, यहाँ पर कौन सी व्यवस्था थी, अभी बोलो जल्दी से,
यहाँ पर रैयतबाड़ी थी। कौन सी शुरू हुई? यहाँ पर रैयतबाड़ी जो मद्रास है, कुर्ग कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, बम्बई वाला क्षेत्र, यहाँ पर लागू हुई। और जो ये वाला क्षेत्र है, पंजाब यहाँ पर है ना, तो पंजाब से लेकर के ये उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा, यहाँ तक है उत्तर प्रदेश, ये वाला हिस्सा बचा। ठीक है, राजस्थान में तो खेती होती नहीं थी, तो वहाँ क्यों शामिल करोगे? यहाँ पर जो व्यवस्था लागू की गई वो कौन सी थी? महालवाड़ी। वो कौन सी थी? महालवाड़ी। अभी अभी आपने पढ़ा। और जो ये वाला हिस्सा बच रहा है, ठीक है, कौन सा? ये वाला हिस्सा, बंगाल बिहार यहाँ तक तो है ना, ये सिक्किम के पहले तक दार्जिलिंग है ना ये। अब बंगाल बिहार उड़ीसा, ठीक है, तो बंगाल बिहार उड़ीसा ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सी व्यवस्था लागू की गई? यहाँ पर जो व्यवस्था लागू की गई वो कौन सी थी? स्थायी बंदोबस्त। अब ये आपको फिगर से मैं आपको बता दिया, आप ऐसे ही बना के पढ़ लेना, मैं लिखा नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बना दिया। अब क्षेत्र रट लो, तो बंगाल बिहार उड़ीसा अस्थाई बंदोबस्त 19% क्षेत्र पर लागू हुई। और महालवाड़ी जो है वो कितने परसेंट पर लागू हुई? 30% भूभाग पर लागू हुई। और जो बचा 19 और 30 जोड़ोगे तो 49 आएगा। और बचा 100% का 51% जो क्षेत्र बचा उस पर क्या लागू हुई? रैयतबाड़ी व्यवस्था। किसमें सबसे ज़्यादा है? तो रैयतबाड़ी। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दिया, ये आपको पता होना चाहिए। यूनिक पॉइंट कुछ हैं, इसमें रट लीजिएगा। ये सवाल एटीटी जैसे ही पूछे गए हैं कई बार। ददनी प्रथा, जैसे ददनी प्रथा क्या होती है? तो ददनी प्रथा एक ऐसी प्रथा होती थी जिसमें क्या है, जिसमें अंग्रेज आपको क्या करते थे? अग्रिम ऋण देते थे। क्या देते थे? अग्रिम ऋण देते थे। जैसे आज क्या है, केसीसी के तहत, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत क्या है, आपको खेती करने के लिए पहले ही लोन गवर्नमेंट देती है, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या है, आप अपना प्रोडक्शन, उत्पादन को गवर्नमेंट को चाहे बेचो चाहे प्राइवेट को बेचो, ये आपकी स्वतंत्रता होती है। लेकिन इसमें बस इतना ही अंतरता था कि आता था कि ये लोग खेती करने के पहले आपको अग्रिम ऋण देने की पेशगी करते तो थे, लेकिन इसमें एक आपसे क्या करते थे? अनुबंध करा लेते थे। एक आपसे क्या है, बांड अनुबंध करा लेते थे। वो क्या करा लेते? एग्रीमेंट करा लेते थे, बांड भरवा लेते थे। उसमें क्या कहते थे वो लोग? ये कहते थे कि हम अग्रिम आपको ऋण देंगे, आप खेती करो, लेकिन अपने खेत का जो उपज का हिस्सा जो आप बेचोगे वो सिर्फ और सिर्फ मुझे बेचोगे, सिर्फ और सिर्फ मुझे बेचोगे। तो इस तरीके से कहने से ये लोग, अब इनकी मजबूरी थी, भारतीय अर्थव्यवस्था के इन लोगों ने तोड़ दिया था, इनकी बैंक, भारतीयों की बैंक तो होती नहीं थी, इसलिए क्या है, अब किसान मजबूरी में लेते थे। किसानी में तो आज भी ऋण लेना होता है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, किसान कृषि के लिए अग्रिम ऋण लेते और अपनी उपज को इनको बेचने के लिए मजबूर होते। और जब इनकी अपनी उपज केवल और केवल ये फिक्स हो जाए कि मुझे ही आप बेच सकते हैं, तो फिर तो रेट मैं तय करूंगा कि कितने में आप बेचोगे। इसका मतलब कम रेट में आपको क्या है, बेचना पड़ेगा। तो देखो इस तरीके का शोषण करने की इनकी क्या है, अप्रोच है। आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको यार मॉडर्न हिस्ट्री एकदम समझ में आ जाएगी। और दुबला हाली प्रथा क्या है, बस इतना जानते रहो कि हाली का मतलब होता है बधुआ मजदूर। क्या होता है? बधुआ मजदूर। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट रट लो कि यह व्यवस्था कहाँ पर चलती थी। यह व्यवस्था थी जो चलती थी वो सूरत में। क्या थी दुबला हाली प्रथा? इसमें यह था कि दुबला हाली प्रथा में क्या है, ये लोग बड़े ही ऑनेस्ट व्यक्ति थे। सूरत के ये लोग जो बधुआ मजदूर थे वो बहुत अपने आप में ऑनेस्ट, धर्म के आधार पर चलने वाले। जैसे अपने यहाँ क्या है, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, बाहुबली में कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मार दिया? न चाहते हुए भी क्यों मारा? क्योंकि वो क्या है, वो एक दास था, उसका धर्म था। चाहते हुए भी वो अपनी दासता का उल्लंघन नहीं कर सकता था, ठीक है, माहिष्मती की विरोध नहीं कर सकता था, इसलिए उसने क्या कर दिया, हत्या कर दिया उसका, क्योंकि वो धर्म था, ठीक है। ऐसा ही क्या है, ऐसा ही कर्ण, ठीक है। कर्ण एक दोस्त है और दोस्त का धर्म था कि वो जानता था कि कौरव क्या है, गलत है, बावजूद उसके साथ क्या है, रण क्षेत्र में निष्पक्ष भाव से लड़ता रहा,
ठीक है। तो क्यों? क्योंकि वो क्या था, उसका धर्म था। तो ये लोग इस तरीके से क्या है, बंधुआ मजदूरी को अपना धर्म मानते थे। सूरत में ये व्यवस्था थी। ये लोग अपने आप को क्या है, कहते थे कि जो मालिक है, जो जिसके अंडर मैं काम करता हूँ, वही मेरा सब कुछ है, वही मेरा सब कुछ है। तो इसी व्यवस्था को सूरत में दुबला हाली की प्रथा, और ये सब प्री में आए हुए सवाल हैं। ऐसे पूछा जाएगा दुबला हाली व्यवस्था कहाँ प्रारंभ थी या क्या थी, ये बड़े पेपर में पूछेगा। तिनकठिया पद्धति तो आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, रटना ही रटना है, आगे चल के भी आप पढ़ोगे। इसकी वजह से ये गांधी की ज़िंदगी में क्या है, परिवर्तन आएगा। तिनकठिया पद्धति का विरोध करने के लिए ही रामचंद्र शुक्ल नाम है ना बंदे का, ठीक है, वो इनवाइट करते हैं और इस तरीके से चंपारण का सत्याग्रह करेंगे। हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। तो तिनकठिया पद्धति क्या होती थी? तिनकठिया पद्धति ये होती थी कि एक कट्ठा माने 20 बिस्वा, एक कट्ठा में 20 बिस्वा होता था। तो 20 बिस्वा में 3 कट्ठा, 20 बिस्वा का एक कट्ठा होता था। तो इसमें क्या है, इसमें 3 कट्ठा माने 3 बिस्वा, ठीक है। 3 बिस्वा पर क्या करना है, अनिवार्य रूप से अंग्रेजों ने आपसे क्या करवाया, नील की खेती, नील की खेती कराई। माने नील की खेती करने के लिए किसानों को 20 बिस्वा में 3/20 माने 3 कट्ठा, 20 कट्ठे में 3 कट्ठा अनिवार्य रूप से क्या कर दिया, नील की खेती करवाने के लिए बाध्य कर दिया है। इसी व्यवस्था को क्या कहा गया, तिनकठिया पद्धति की कही गई। और इसमें अनिवार्य रूप से नील की खेती करवाते थे। नील की खेती करने से बहुत ज़्यादा उपज, मतलब उपजाऊपन बहुत कम हो जाता था, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा जो है खनिज तत्वों को खींचता था। आगे देखिएगा, तो आगे देखिएगा अब कृषि का वाणिज्यीकरण। अभी मैंने बताया था रेलवे के शुरुआत के दौरान, तो अब केवल समझा देता हूँ। कृषि का वाणिज्यीकरण पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, स्टेटमेंट में आपको पता होना चाहिए, इसमें फैक्ट नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट है। कृषि का वाणिज्यीकरण क्या होता है? तो वाणिज्यीकरण का मतलब ये होता है कि खनिज, आपको मैं इसके पहले पढ़ा चुका हूँ लेकिन सुन लीजिए, कि खाद्यान्न के स्थान पर बाजार आधारित, खाद्यान्न के आधार पर गेहूँ चावल दाल सरसों, ठीक है, इस खनिज माने खनिज नहीं, खाद्यान्न के स्थान पर बाजार आधारित फसलों का उत्पादन किया जाना ही क्या है, कृषि का वाणिज्यीकरण है। ये मेंस में तो टॉपिक मेंशन है और मेंस में ये टॉपिक आता भी रहता है, ठीक है। विशेष में खाद्यान्न के स्थान पर बाजार आधारित जो खेती है, ठीक है, उसी को कहते हैं कृषि का वाणिज्यीकरण, ठीक है। जैसे जैसे नील की खेती, सोरा की खेती, कपास की खेती, अफीम की खेती और रेशम की खेती। और यही प्री में आया था, जैसे आपसे पूछा था ना वाणिज्यिक फसल, यही पूछा था ना इस बार। जब आपको पता होगा तभी तो आता, एक ही चीज़ है, मतलब कुछ ही चीज़ें हैं यार, केवल समझ होनी चाहिए। अभी अभी 2025 27 जुलाई 2025 को जो RO का पेपर हुआ है, उसमें उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख वाणिज्यिक फसल या कमर्शियल फसल है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो खाने वाली नहीं है। खाद्यान्न फसल होती तो उसे कमर्शियल फसल ना कहते। उसमें ऑप्शन दिया था, तो आप देखो जा करके 2025 का। अभी तो मैं अटेम्प्ट करके आया तो मुझे तो याद है, आप देख लो, आप भी दिए होंगे तो याद होगा। गन्ना, ठीक है, तो गन्ना भी क्या है, एक कमर्शियल क्रॉप है, समझ गए कि नहीं। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख कमर्शियल क्रॉप कौन सी है, वाणिज्यिक फसल कौन सी है, गन्ना, ठीक है। तो क्या गन्ना खाया जाता है क्या? नहीं, ये बाजार आधारित है, बेच करके आप पैसा कमाते हो। तो यही आपको समझ आपको पता पैदा होनी चाहिए कि क्या होता है। तो कृषि का वाणिज्यीकरण आप जान गए। प्रभाव की बात कर लें तो क्या होगा, अब कृषि का वाणिज्यीकरण होगा तो वाणिज्यिक फसल बोने के लिए आपको ज़्यादा ऋण लेने की पड़ेगी। तो ऋण लोगे तो ऋणग्रस्तता आएगी। और जब खाद्यान्न का उत्पादन न करके आप नील, सोरा, कपास, अफीम ये सब पैदा करोगे, तो कभी मौसम गड़बड़ होगा तो क्या होगा, खाद्यान्न की कमी होगी। और खाद्यान्न की कमी होगी तो मौसम गड़बड़ होने की वजह से क्या होगा, अब आपके पास खाद्यान्न न होने की वजह से क्या है, अकाल आएगा। और अकाल में क्या है, लाखों लोग मारे जाते थे। भारतीय इतिहास में आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा, सबसे भयानक अकाल कौन सा आया है, तो 1943 का अकाल, जो उड़ीसा में आया था, उड़ीसा में, ठीक है। तो आप, हम लोग हिस्ट्री में इसे भी पढ़ेंगे। आगे देखिएगा, धन का बहिर्गमन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं अगर कहूँ कि इसमें एक एक लाइन जो लिखा एकदम क्रक्स से लिखा, एकदम घोंट के पी लेना मेरे दोस्तों, ठीक है।
मेरी बात पे बस अंधा विश्वास इस बात पे कर लो, ठीक है। धन का बहिर्गमन, धन का बहिर्गमन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले धन, धन तो आप समझते हैं। बहिर्गमन, बहिर्गमन का माने होता बाहर जाना, माने धन का बाहर जाना। धन का बाहर जाना माने धन का बहिर्गमन है। अच्छा, यहाँ पर धन का बहिर्गमन का मतलब क्या होगा? ब्रिटेन, भारत से धन कहाँ जाना होगा? भारत, भारत से क्या है, ये मेरे मन के विपरीत जा रहा है कि मैं ब्रिटेन को बड़ा बना रहा हूँ, नहीं, ब्रिटेन हमारे से आज भी क्या है, घटिया और छोटा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे अनुसार जो मनुष्यता या मानवता के जो विरोध हो वो घटिया होता है, और ये क्षेत्रफल में हमसे क्या है, विद्धि भर के हैं। तो इस तरीके से देखा जाए, ठीक है, कि भारत, भारत से धन कहाँ जा रहा था? धन ब्रिटेन जा रहा था, और भारत से धन का ब्रिटेन जाना ही क्या कहलाता है? धन का बहिर्गमन, धन का बहिर्गमन, ठीक। अब इसमें फैक्ट जो लिखे हैं वो आप सुनते जाओ और रटते जाओ। भारत में धन ब्रिटेन भेजा जाना ही क्या है? धन का बहिर्गमन है। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत सर्वप्रथम सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने दिया थे। हे दादाजी, आप मुझे जैसे याद है ऐसे ही जो भी मेरे साथ पढ़ रहा है उनको याद हो जाइए। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। किस पुस्तक में इन्होंने लिखा? तो द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखा। और इसका इस बुक का एक शीर्षक है, जिस शीर्षक के रूप में इन्होंने लेख लिखा था। तो इसी बुक का एक लेख लिखा इस शीर्षक से, वो क्या था? इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, ठीक है। और इसी इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया लेख में, इस लेख में इन्होंने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को दिया। लेकिन कब दिया था? एकदम घोट के पी लीजिए, 1867 में दिया। 1867 में दिया। कहाँ पर दिया? लंदन में बताया। कब बताया? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक के दौरान किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने ही किया है 1866 में, 1866 में। और इसी के बैठक में 1857 में इन्होंने अपनी पुस्तक इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया के शीर्षक ईस्ट इंडिया द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेख इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया में ठीक है, इन्होंने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को दिया, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को अन्य कुछ पुस्तकें थी जिनमें लिखा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। आगे भी इसे रटना है तो आज ही रट लो। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, इसमें भी इन्होंने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत लिखा। और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया में भी धन के बहिर्गमन सिद्धांत को लिखा। इससे भी ज़्यादा आपको ये दो किताबें इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जाता रहता है कि ये किताबें किसकी रचना है, ये किताबें किसने लिखी है। तो ठीक है, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये तीनों ही किताबें किसकी हैं? दादा भाई नौरोजी की। हे दादा, आप मुझे याद हैं, मेरे साथ पढ़ने वालों को भी याद हो जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से तो धन के बहिर्गमन सिद्धांत को किसने सबसे पहले दिया? हालांकि सर सैयद अहमद खान ने इसका क्या किया था? इनके सिद्धांत को इस सिद्धांत से सहमत नहीं थे, क्योंकि सर सैयद अहमद खान पहले क्या थे? पहले भारत के पक्ष में थे। फिर उसके बाद में क्या है, ये भारत में हिंदू मुसलमान के पहले ये पक्षधर थे। बाद में क्या हो जाते हैं? बाद में ये क्या है, घोर विरोधी हो जाते हैं, मुस्लिम लीग को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आदमी को याद मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है। दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने इसी के संदर्भ में एक स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट आते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। इन्होंने कहा कि राजा जनता के लिए बना होता है, न कि राजा के लिए जनता। समझ गए कि नहीं? राजा जनता के लिए बना है, जनता राजा के लिए नहीं बनी होती है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो दादा भाई नौरोजी का है। इनसे संबंधित जो पुस्तकें हैं वो पुस्तकें मैंने आपको अन्य बता दिया। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, द पॉवर्टी एंड
अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो सब भी बता दिया। आगे देखिएगा, धन के बहिर्गमन सिद्धांत के बारे में अगर इनका भी नाम आए कि धन के बहिर्गमन सिद्धांत से संबंधित कौन नहीं है या कौन है, तो उसमें महादेव गोविंद रानाडे का नाम आए तो वो भी धन के बहिर्गमन सिद्धांत को कहते हैं। कब कहते हैं? 1872 पुणे में। अगर ये पूछे कि ये डेट रखनी है तो मत डेट रखना, लेकिन ये गोविंद रानाडे ने भी इसका खंडन किया है और कहे हैं, क्या कहा है इन्होंने? राष्ट्रीय पूंजी का 1/3 हिस्सा, राष्ट्रीय पूंजी का 1/3 हिस्सा किसी न किसी रूप में ब्रिटिश सरकार कहाँ ले जा रही है? भारत के बाहर ले जा रही है। ये आपको हमको रटने की ज़रूरत है। किसने कहा? महादेव गोविंद रानाडे ने कहा। आगे मैंने कहा था कि रमेश चंद्र दत्त, आरसी दत्त, जो अस्थाई बंदोबस्त पूरे भारत में लागू कराना चाहते थे, ठीक है, वो एक इकोनॉमिस्ट थे, रमेश चंद्र दत्त। इन्हें आरसी दत्त कहा जाता है, आरसी दत्त कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इन्होंने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इनकी किताब रट लेना, इनकी किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी की किताब की तरह इनकी किताब बहुत ही पेपर में आती है, घोंट के पी लो। जो लिखा हूँ ये किताब का एकदम क्रक्स है। अब किताब में कुछ जान नहीं बची, सारी मैं जान निकाल के दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैं अपनी तारीफ़ के लिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं जान निकाल के दे रहा हूँ भैया, ऐसा नहीं है। बस ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप पर और थोड़ा मुझ पर विश्वास करके इन फैक्ट को क्या कर लो, फ्री ऑफ कास्ट अभी टेलीग्राम चैनल पर PDF जा रही है, वहाँ से ले करके डाउनलोड करके अन्य जहाँ प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस करो। उसी में थोड़ा थोड़ा अन्य चीज़ें मिली ऐसे चिपका लो, अन्य चीज़ें इसी में चिपका लो, ठीक है। क्रक्स तो दिया ही है और रट डालो, घोट के पी जाओ, कल को ऑफिसर बन के मुझसे मिलो, ठीक है। मुझे बहुत आप पे नाज है, ठीक है। आगे देखो, तो कांग्रेस ने 18, ये डेट रटना होगा, इसे रटना होगा। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूछेगा कि दादा भाई नौरोजी के धन के बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था, तब आपको रटना पड़ेगा, फंस जाओगे। तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित धन के बहिर्गमन सिद्धांत को कांग्रेस ने क्या कर दिया था? स्वीकार कर लिया था। इसे रट लो, घोट के पी लो। आगे चल करके गोपाल कृष्ण गोखले, जीके गोखले ने, किसने? आगे चल करके जीके गोखले ने 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट भाषण में भी धन के बहिर्गमन सिद्धांत को क्या किया था? प्रस्तुत किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी 1900 ये कांग्रेस की तरफ से है, ऐसा नहीं कि मतलब क्योंकि भारत में मूल रूप से क्या थी? कांग्रेस थी। अब कांग्रेस की तरफ से जीके गोखले को 1901 में क्या इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट भाषण में बोलने को जब मिलता है, तब उन्होंने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को बताया था। तो ये पेपर में आए कि किसने कहा कब, तो इसे आपके जुबान पर होना चाहिए। एक पत्रिका है अमृत बाजार पत्रिका, आई थिंक ये शिशिर कुमार घोष और आनंद मोहन घोष की है, ठीक है। तो आनंद मोहन घोष और शिशिर कुमार घोष की है अमृत बाजार पत्रिका। तो अमृत बाजार पत्रिका में भी धन के बहिर्गमन सिद्धांत को क्या किया है? प्रतिपादित किया गया है और उसकी आलोचना की गई है, ठीक है। ये बात भी आपको पूछा जाए तो करना है आपको। आगे देखिएगा, बी औद्योगिकरण। मैंने आपको अभी बता दिया था कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपके यहाँ की जो इंडस्ट्री है उसे क्या कर दूँ, उसे आपके यहाँ की इंडस्ट्री को, आपके यहाँ के हथकरघा को, आपके यहाँ के जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनका क्या कर दूँ, उनका यदि मैं पतन कर दूँ किसी भी तरीके से, तो वो क्या कहलाएगा? बी औद्योगिकरण कहलाएगा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैसे अंग्रेजों ने किया था। भारत से ये लोग कच्चा माल कम दाम पे कहाँ ले जाते थे? ब्रिटेन ले जाते थे। और वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन माने पावर लूम या औद्योगिकरण के कारण जल्दी बनाने में कम खर्च आता था, उसे ला करके क्या है, ऊंचे दाम पर यहाँ से तैयार कम कीमत का माल यहाँ पर ला करके क्या कर देते थे? तैयार माल यहाँ पर ला करके भारत में बेच देते थे। और बेचते थे, साथ ही साथ इन लोगों ने क्या किया, कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं लगाई। जबकि कच्चे माल, सोचो, भारत से ही कच्चा माल ले जा करके इन लोगों ने क्या किया, यहाँ तैयार किया। लेकिन अगर यहाँ इंडस्ट्री लगा देते तो भारतीयों को क्या है, इस पावर लूम या स्टीम इंजन इत्यादि के बारे में क्या है, तकनीकी के बारे में भी जानकारी होती और
इनको रोजगार भी ज़्यादा मिलता, यहीं सामान तैयार होकर यहीं बिकता तो उसका कीमत भी कम होती। ठीक है, इस तरीके से राष्ट्र का क्या होता है, ग्रोथ भी होता। लेकिन इन लोगों ने इंडस्ट्री यहाँ न लगा करके कच्चा माल ले जा करके यहाँ और यहाँ से ला करके तैयार माल बेचा। इस तरीके से क्या है, अब यहाँ का तैयार माल यहाँ पर सस्ते दाम में बिकने लगा। और भारत में जो हाथों से जो सूती वस्त्र या हाथों से जो बनाए जाने वाले अब हैंडीक्राफ्ट या जो भी सामान थे वो अब क्या है, इनकी तुलना में कंपटीशन नहीं कर पाए, महंगे हो गए। अब महंगे जब हो गए तो इन्हें कोई न खरीदता, तो यहाँ के जो मजदूर थे, जो है कारीगर थे, उनका क्या होने लगा, पतन होने लगा। और यही पतन उद्योगों का पतन ही क्या है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा। और ये कहाँ गए, किसानी करने, और केवल खेतों में क्या है, मजदूर बन के रह गए। जिसे विलियम बेंटिक देख करके कहता है कि भारत की भूमि क्या है, भारत की भूमि मजदूरों की हड्डी से क्या हो गई, सफ़ेद हो गई थी। अभी आपको मैंने पढ़ा दिया। तो बी औद्योगिकरण का अर्थ और सब कुछ मैं बता दिया हूँ। विशेष इसमें क्या है, तो 1800 कब भी औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा शुरू हुआ, तो जैसे कंपनी का एकाधिकार जब समाप्त कर दिया गया, अंग्रेज आने लगे, तो यहाँ से व्यापक स्तर पर माल ले जा करके बाहर तैयार करते और वहाँ से ला करके यहाँ बेचने लगे, इसकी बात है। भारत में आयात शुल्क इन लोगों ने क्या कर दिया, आयात शुल्क में कमी कर दिया, ताकि आसानी से ये लोग अपना तैयार माल यहाँ पर डंप कर सके। और निर्यात में क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया, ताकि यहाँ का माल बाहर जा न सके। ये कारण था जिसके माध्यम से इन लोगों ने भारत के उद्योगों का क्या कर दिया, पतन कर दिया। और क्यों पतन कर दिया था, मैं आपको बता दिया, क्योंकि भारत क्या है, अंग्रेजों का उपनिवेश था। क्या था, उपनिवेश था। ठीक है, आगे देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक लिस्ट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इससे सवाल आए हैं। ठीक है, अच्छा एक मुझे कट लगाना था, इसमें एक PYQ लगाना था। ठीक है, लेकिन वो नहीं लगाया हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, इतना विश्वास आप कर लेना। ठीक है, 2 सवाल यहाँ से बताऊँगा, एक मैं गलत किया हूँ और एक जो अभी सही किया हूँ। आगे देखिएगा, भारत में उद्योगों की स्थापना, भारत में कुछ उद्योगों की स्थापना इन लोगों ने किया। कहने का मतलब क्या है, इनके समय में कुछ उद्योगों का यहाँ पर स्थापना भी हुई, लेकिन व्यापक नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ क्या है, औद्योगिकरण हो पाता। भारत में उद्योगों की स्थापना अगर कहें तो 1839 में, 1839 में प्रथम चाय की फैक्ट्री कहाँ लगी, असम में। कहाँ लगी, असम में। ये आपको रटा होना चाहिए, ये आपको। चाय का बागान पहला पूछता तो 1837 में पहला चाय का बागान लगा असम में। और अगर पूछता कि चाय की फैक्ट्री, तो 1839 में। ये सवाल आया हुआ, ये इसी का मुझे कट लगाना था। ठीक है, ये जो है RO प्री में आ चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सवाल आते हैं वो। अब जो मैं गलत किया हूँ, आया हुआ है पेपर में, PCS में, प्री में, वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, पहली जो फैक्ट्री है, जो पहली भारत में सूती फैक्ट्री है, वो फोर्ट ग्लास्टर, पश्चिम बंगाल के, मतलब बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में 1818 में लगी थी। लेकिन वो कैसी थी, वो असफल रही थी। और ये मैं नहीं पढ़ा था, न मैं जानता था, न किसी किताब में इस तरीके का लिखा ही मिलता है, आप जनरली देखे होंगे। तो फोर्ट ग्लास्टर में जो सूती वस्त्र, यही तो हम पढ़ते हैं, फोर्ट ग्लास्टर में सबसे पहले लगी थी सूती वस्त्र उद्योग, बस ये। लेकिन ये नहीं कहीं लिखा रहता है कि वो असफल रही, वो असफल रही। जब ये असफल रही, तो पहली अगर भारत में पूछे कि सूती वस्त्र फैक्ट्री कहाँ लगी जो सफल रही, तो वो थी बम्बई में, वो थी बम्बई में। अच्छा, यहाँ डेट नहीं लिखा हूँ, तो इसकी डेट भी आई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, इसकी डेट रट लेना आप। ठीक है, ये है 1854 में। कैसे डेट नहीं लिखा हूँ, ठीक है, बुक में होगा ही, बस दिमाग में ये रटे रहो, क्योंकि ये मैं गलत किया था। क्योंकि इसमें पूछा क्या था, मैं वो आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। सवाल ये आया था PCS प्री में, उसने पूछा था कि भारत में प्रथम सफल फैक्ट्री कौन सी है। तो मैं सफल न पढ़ पाया, ठीक है, या पढ़ा तो मुझे ये न समझ में आया कि मैं इतना ही जानता था कि पहली सूती फैक्ट्री कहाँ पर, फोर्ट ग्लास्टर में, 1818 में। तो मैं यही आंसर लगा के आया था, फोर्ट ग्लास्टर में। जो कि आकर के जब देखा तो वो सवाल क्या था, आंसर की में आया तो वो गलत था। तब पता चला कि यार उसमें पूछा है सफल, जबकि ये क्या थी, असफल फैक्ट्री थी। और सफल फैक्ट्री कौन सी थी, बम्बई में थी। कब थी, तो 1854 में। किसने लगाया था, तो डाबर, उनका नाम क्या है, डाबर काबाज जी, ऐसा कुछ नाम उनका नाम है। ठीक है, डाबर ऐसे कुछ नाम है, शायद लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, इस फैक्ट्री का नाम क्या है, तो इस फैक्ट्री का नाम था बॉम्बे स्पिनिंग एवं वीइंग कंपनी था, किसने स्टार्ट किया था, कावसजी डाबर।
काओसजी डाबर, काओसजी डाबर। डेट रटे रहो, कब ये शुरू हुई थी? 1854 में। पहली सफल फैक्ट्री बम्बई में, पहली असफल फैक्ट्री 1818 फोर्ट ग्लास्टर पश्चिम बंगाल। ठीक, अगली फैक्ट्री जो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है, घूंट के पी लो इसको, तो कौन सी है? प्रथम जूट फैक्ट्री जो 1855 में रिसरा पंजाब में, रिसरा पंजाब क्यों कहेंगे, रिसरा बंगाल में, रिसरा बंगाल में। जूट पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा जूट कौन उत्पादन करता है? भारत करता है। तो जूट में भी सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है भारत में? आज भी कहाँ होता है? तो बंगाल में। बंगाल के रिसरा में ही पहली जूट फैक्ट्री लगाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। क्या डेट रटनी है तो घूट के पीना है, रटना नहीं होता है। 1855। जो लोग आपको कहते हैं ना कि रटना बहुत कठिन, यार रटाना नहीं चाहिए, समझना चाहिए, उनको 2 थप्पड़ मारना, ठीक है, बोलना कि ऐसे समझते रहोगे तो ज़िंदगी भर ऐसे ही रहोगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें रटना ने, घोट के पीना है रे भाई। ठीक है, तो 1855 में रिसरा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। ऑकलैंड के बारे में मैं आपको इसके पहले पढ़ा चुका हूँ, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप जरा थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, क्या ऑकलैंड का संबंध आंग्ल अफगान युद्ध से है क्या? क्या आंग्ल अफगान युद्ध से ऑकलैंड का संबंध है क्या? तो आप अब इसे सर्च करना, नहीं PDF आप देख लेना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार। मैं एज ए ऑफिसर आपको पढ़ाता हूँ तो खोपड़ी में चाहता हूँ कि आपकी खुली होनी चाहिए। तो प्रथम जूट फैक्ट्री हो गई। अगला देखो 1874 में, 1874 में प्रथम आधुनिक इस्पात फैक्ट्री अगर पूछे तो बंगाल आयरन एंड वर्क्स कंपनी, माने बंगाल आयरन एवं वर्क्स कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1854 में हुई थी। प्रथम आधुनिक फैक्ट्री है। अगर पूछे प्राइवेट पहली फैक्ट्री कौन सी थी तो टाटा की, टाटा ने जो है 1907 में टाटा स्टील जो जमशेदपुर में स्टार्ट किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1907 घूंट के पी लो, 1907। 1927 में फिक्की की स्थापना हुई। तो फिक्की की स्थापना तो आप जानते रहते हो, फिक्की के जो चेयरमैन जब बनते हैं तो करंट अफेयर्स में आप पढ़ते हो तो वहीं स्टैटिक इनका पढ़ते रहते हो, तो आप रट लो फिक्की की स्थापना कब हुई? 1927 में, 1927 में। सब करेक्ट से लिखे हुए हैं, आप इसे रट लो। बॉम्बे प्लान, बॉम्बे प्लान कई जगह आप आगे भी पढ़ोगे। तो बॉम्बे प्लान कब आया? 1944 में, 1944 में। बॉम्बे प्लान कब आया? 1944 में, जो इंडस्ट्री से संबंधित था। तो बॉम्बे प्लान एकदम घोट के पी लो, 1944, 1944, 1944 में। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको जो है आज का लेक्चर पढ़ा दिया है। इस तरीके से आप जो है PDF कंटिन्यू जो है टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसे जा करके आप इसे डाउनलोड करो। इतना अच्छा आप कंटेंट खुद लिखोगे तो बहुत आपको टाइम लगेगा। ऐसा नहीं मैं कह सकता हूँ कि आप लिख नहीं सकते। दुनिया में एक से बढ़ के एक धुरंधर है और आप मुझसे भी बड़े धुरंधर हैं, ये मैं विश्वास करता हूँ। ठीक है, लेकिन इतना अच्छा लिखने के लिए आपको काफ़ी टाइम जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इतना आप टाइम दें, इसलिए आप केवल रटने पर फोकस करो, प्रिंट निकाल कर घोंटे डालो। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहाँ पर रखते हैं दोस्तों। कंटिन्यूटी से आज आप मुझ पर विश्वास करने के लिए, आपका मुझ पर विश्वास करने के लिए बहुत बहुत अथाह धन्यवाद। ठीक है, रुकते हैं यहाँ पर। थैंक यू क्लास।